इस मानवा की शुरुआत में हमारे एमसी को दिखाते हैं जो ज़मीन से अपनी मुंडी निकालते हुए कह रहे होते हैं, क्या मैंने इसे क्रॉस कर लिया? तभी वो ज़मीन से निकलते हुए कह रहा होता है, ये बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ है, क्या जो इसका ओरिजिनल ऑनर था उसने कुछ खाना नहीं खाया? तभी वो अपने बारे में बताते हुए कह रहा होता है, थोड़ी देर पहले मैं अपने कंप्यूटर में प्लांट क्रश ज़ॉम्बी सिंथेटिक वर्जन को डाउनलोड कर रहा था और जैसे ही डाउनलोड हो गया और मैंने इसके सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में खोला, मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पूरी ब्लैंक होगी और जब मैं अपनी आंखें खोल रहा हूँ तो मैं कहाँ हूँ? तभी वो रोते हुए कह रहा होता है, ये इसी वजह से हुआ होगा कि मैंने इसके पायरेटेड और मॉडिफाइड वर्जन को खेला था, इससे अच्छा मुझे इसके रियल वर्जन को सपोर्ट करना चाहिए था। तभी वो सामने देखने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे कुछ टूटी फूटी मेमोरीज याद आ रही हैं, जैसे कि मेरा नाम है ज़ेंग वाई और ये मेरी ग्रेव है। और अगर मैं तुम्हें आसान शब्दों में बताऊं तो जो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर था ये उसकी डेड बॉडी है जो बहुत ज़्यादा अकड़ गई है और मेरे यहाँ से आने से पहले ही वो टपक गया था। और अगर मैं थोड़ी देर पहले आता तो शायद से मैं ओरिजिनल ओनर से कनेक्ट कर पाता। तभी वो अपने कपड़े साफ करते हुए कह रहा होता है, वैसे भी ये मेरा बैड लक है तो चलो इस होल को जल्दी भर देते हैं। और तभी एकदम से उसके सामने सिस्टम विंडो आती है। ये देखने के बाद वो क्या होता है, प्रॉबेबली ये ट्रांसमाइग्रेटिंग सिस्टम होगा। तभी वो कुछ देखने के बाद शॉक हो जाता है और हमें दिखाते हैं जो उस सिस्टम का इंटरफेस होता है वो पूरा प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी गेम जैसा होता है। और ये देखने के बाद हमारा एमसी सोच रहा होता है, इस इंटरफेस के साथ क्या गलत है और इस मैनर से तो मैं खाली 24 प्लांट को नहीं स्क्वाड्स में लगा सकता हूँ और मुझसे ऐसा मत। तभी प्लांट्स के बारे में जानने के लिए वो प्लांट इलस्ट्रेशन हैंडबुक को खोलता है और हमें दिखाते हैं उसके अंदर प्लांट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तभी वो स्पिरिचुअल सनफ्लावर को देख रहा होता है और हमें उसकी कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं, अगर तुम्हें इसे लगाना है तो तुम्हें एक स्पिरिट क्यूआई चाहिए होगी और ये पर डे तुम्हें एक स्पिरिट क्यूआई देगी और अगर तुम इसे लेवल 1 पे अपग्रेड करोगे तो ये इवॉल्व होकर स्पिरिचुअल सनफ्लावर ट्विन बदल जाएंगे और इसके बाद ये तुम्हें 2 स्पिरिट क्यूआई पर डे देगा। और एक और चीज़, जो इसकी एक स्पिरिट क्यूआई की एनर्जी होगी वो तुम्हारे फर्स्ट लेवल के क्यूआई वॉरियर जितनी होगी। ये देखने के बाद ज़ेंग अपने मन में सोच रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि मैं कल्टीवेटर्स के वर्ल्ड में आ गया हूँ और जो सनफ्लावर है वो बदल गया स्पिरिचुअल सनफ्लावर में जो रोज स्पिरिचुअल एनर्जी देगा। तभी वो मटर यानी पीस को देखते हुए कह रहा होता है, इनका भी नाम चेंज हो गया है और इनका नाम बदल के हुआ होता है बीन ब्रदर्स। तभी हम इनके बारे में बताते हैं, जो इनका एक अटैक होगा वो एक क्यूआई लेवल के फर्स्ट वॉरियर जितना पावरफुल होगा और अगर तुम इसे अपग्रेड करोगे तो ये बीन ब्रदर ट्विन में बदल जाएंगे जो एक ही बार में दो अटैक लॉन्च कर सकता है। ये देखने के बाद ज़ेंग अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ तो प्लांट्स भी अपग्रेड हो रहे हैं तो क्या बाद में इवॉल्व होकर ये एम्परर बन जाएंगे? तभी वो वापस सोच रहा होता है, ये वर्ल्ड है कल्टीवेटर्स यानी इमोर्टल्स का, तो ऐसा हो सकता है कि मैं बाद में अर्थ पे जा पाऊँ जब मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चले जाऊँ। और जो कल्टीवेटर्स होते हैं उनके लिए जो सबसे प्रीसियस रिसोर्स है वो है स्पिरिचुअल एनर्जी, लेकिन मेरे पे तो मैनर पड़ा है जो मुझे रोज स्पिरिट क्यूआई देगा ही, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। और जब बाद में मेरे स्पिरिचुअल सनफ्लावर ग्रो हो जाएंगे तभी वो हंसते हुए कह रहे होते हैं, क्या किस्मत है। और थोड़े दिनों बाद मुझे 55 स्पिरिट क्यूआई रोज देंगे। तभी ये कहते हुए वो प्लांट को प्लांट कर देता है। तभी उसे पीछे से कुछ लोगों की चलने की आवाज़ आ रही होती है। ये देखने के बाद वो भागते हुए कह रहा होता है, कौन ही अच्छा पर्सन होगा जो रात को वाइल्डनेस में आएगा और वैसे भी मैं खुद को एक्सपोज होने दे नहीं सकता हूँ। तभी वो वापस वही गड्ढे में छुपते हुए कह रहा होता है, ये मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा अकड़ गई है लेकिन मुझे पहले छुपने पे ध्यान देना चाहिए। तभी हमें एक लड़की को दिखाते जो रोते हुए कह रही होती है, इस मेरे भाई के लिए मुझे आखिरी बार ये करने दो। और हमें पीछे एक लड़की को दिखाते जो कह रहा होता है, तुम्हारा भाई ऑलरेडी मर गया है, जल्दी से इसे जला दो और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम्हें मेरे जैसे मॉडल का फेवर मिला है। तभी उसकी बहन रोते हुए कह रही होती है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे भाई के कॉर्प को ऐसी रहन दो और वैसे भी तुम उसके बेस्ट फ्रेंड थे। ये देखने के बाद ज़ेंग अपने मन में सोच रहा होता है, शायद से मेरी छोटी बहन है और इसका नाम है ज़ेन क्विन। और जहाँ तक मुझे याद है इसके प्राइवेट स्कूल के पैसे देने के चक्कर में जो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर था वो माउंटेन्स पे मेडिसिन कलेक्ट करने जाता था और इसी चक्कर में वो मर गया। और जो ये दूसरा बंदा है इसका नाम है लिन हाओ और ये हम सब सेमी विलेज से हैं, लेकिन ये एक इमोर्टल सेक्टर में एडमिशन लेने में सक्सेसफुल हो गया और इसी चक्कर में जैसे ही मैं मर गया तो ये मेरी बहन का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है। तभी हमें उसकी बहन को दिखाते जो रोते हुए कह रही होती है, और मेरे भाई तुमने आज तक शादी नहीं करी और बीवी भी नहीं लाई ताकि तुम मेरा ख्याल रख पाओ और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि अगर तुम्हें आना हो वापस तो तुम रात में आ जाना, वैसे भी मैं गोश्त से डरती नहीं हूँ। जो मैंने सीक्रेटली तुम्हारे लिए लाइलन के कपड़े बनाए थे वो भी अभी आधे ही बने तो तुम्हें पहनने के लिए वापस आना ही होगा और मैं तुम्हारे बिना कैसे ही रहूंगी। ये देखने के बाद तो बंदा गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, मैंने तुम्हें एक सिल्वर टेल दिया था जिससे तुम्हारे 1 साल का खाना और सारे कपड़े आ जाते, लेकिन तुमने उससे इस चीज़ पे बर्बाद कर दिया और अगर तुम्हें मेरे से और पैसे चाहिए तो तुम्हें मुझे अच्छे से सर्व करना होगा। ये सुनने के बाद हमें ज़ेंग की बहन को दिखाते हैं जो उसके कवर में अपना सर पटक रही होती है। ये देखने के बाद लिन हाओ गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ते हुए कह रहा होता है, तूने ऑलरेडी मुझे खुद को बेच दिया तो तू सुसाइड करने की कोशिश कैसे कर सकती है। ये कहते हुए उसे एक झापट मार के कोने फेंक देता है। तभी हमें ज़ेंग को दिखाते हैं जमीन से अपना हाथ निकालने के बाद उसके पैर पकड़ते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हारे इमॉर्टल बनने के बाद तुम कोई इंसान नहीं हो। तभी वो ऊपर निकलने के बाद कह रहा होता है, मेरी सिस्टर को बुली करना जब मैं यहाँ नहीं हूँ। तभी हमें लिन हाओ को दिखाते हैं जो ये दिखने के बाद डर के मार कह रहा होता है, तुम तो मर गए थे। और ज़ेंग की बहन खुश होते हुए कह रही होती है,
ब्रदर तुम वापस आ गए। और हमें लिन हाओ को दिखाते जो डर के मारे कह रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो ऑलरेडी मर गए थे और मैंने तुम्हारे कॉर को भी देखा था। तभी वो किसी चीज़ के बारे में सोचते हुए खुश होते हुए कह रहा होता है, हाँ मुझे समझ आ गया, जो तुम्हारी कॉप्स है उसमें जो यान क्यू आई थी वो डेसिपेट हुई नहीं, इसकी वजह से तुम ज़ॉम्बी में बदल गए। और अनएक्सपेक्टेडली तुम्हारे पास अभी इंटेलिजेंस है और मैंने ऐसा सुना है अगर मैं तुम्हारी कॉप्स को रिफाइन कर लूँ आयरन कॉप्स में, उसके बाद जो तुम्हारी स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और तुम फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल तक इनविंसिबल हो जाओ। तभी वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कह रहे होते जो गॉड्स हैं वो भी मेरी मदद कर रहे हैं, तुम्हारी बहन और तुम मेरे लिए लकी चार्म हो, जो तुम्हारी बहन है वो मेरी कॉक्यूपाइन बनेगी और जो तुम हो वो मेरे बॉडीगार्ड बनोगे। और वैसे भी हम दोनों को आधा साल हो गया नहीं मिले हुए, चलो फिर आज मैं तुम्हें अपनी स्वॉर्डमैनशिप दिखाता हूँ। तभी हमें सांग की बहन को दिखाती जो लिन हाओ को पीछे पकड़ ली होती है और अपने भाई से कह रही होती है भाई यहाँ से भाग जाओ। तभी लिन हाओ उसे मारते हुए कह रहा होता है तुम्हारा भाई ऑलरेडी मर गया है, मैं बस उसे ज़ॉम्बी को मारने जा रहा हूँ। और हमें जैंग को दिखाते जो गुस्से में कह रहा होता है लिन हाओ ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया जब से तुमने मेरे फीस्ट को टेस्ट नहीं करा हो। तभी लिन हाओ हंसते हुए कह रहा होता है तुम्हें पहले कल्टीवेट करना होगा। ये सुनने के बाद जैंग अपने मन में कह रहा होता है वैसे भी ये सही कह रहा है क्योंकि ये आधे साल से अपनी प्रैक्टिस कर रहा होगा और जो मेरा मैनर सिस्टम है उसमें भी खाली मैंने स्पिरिचुअल सनफ्लावर को ही प्लांट करा है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि मैं इसके वजह बीन ब्रदर्स को प्लांट करता क्योंकि इसके वजह से मैं कुछ अटैक कर पाता, लेकिन इतनी जल्दी गिव अप करने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी मैंने इस बंदी की बॉडी को टेक ओवर कर लिया तो जो इसकी विशेष है वो भी मुझे फुलफिल ही करनी होंगी। तभी मेन कैरेक्टर शांत होते हुए सोच वैसे भी मेरा सिस्टम इतना ज़्यादा सिंपल हो नहीं सकता, इसमें पक्का कोई ट्रिक्स भी होगी। तभी हमें ज़ॉम्बी इलस्ट्रेशन हैंडबुक को दिखाते जिसे देखते हुए जैंग कह रहा होता है अब ये क्या है। तभी जैसे जैंग उसे खोलता है उसके अंदर हमें एक ज़ॉम्बी को दिखाते हैं जिसे देखते हुए जैंग कह रहा होता है पक्का ये मैं ही हूँ। तभी हमें वो ज़ॉम्बी की कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं, ये एक ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी है जो अभी अभी एक मरे हुए पर्सन से ट्रांसफॉर्म हुआ है और वैसे भी इस पर खाली एक ही चीज़ है कि इसे पेन से डर नहीं लगता और इस पर कोई एडवांटेज नहीं है और जो स्किल्स है गाइस वो जब खुल जाएंगी मैं तभी बताऊंगा। तभी हमें लिन हाओ को दिखाते जो जैंग पर अटैक करते हुए कह रहा होता है मेरे लिए ओबिडेंट रहना। तभी जैंग अपने मन में सोच रहा होता है मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं बस एक ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी हूँ और ये तो पॉइंटलेस है लड़ना जब तक का मैं जल्दी से एडवांस ना कर लूँ, लेकिन मैं एडवांस कैसे करूँ मुझे तो कंडीशन ही नहीं पता। तभी वो अपने मन में सोच रहा होता है शायद से ये ऐसे हो सकता है और हमें दिखाते हैं वो जो सिस्टम विंडो होती है उसमें चिल्लाते हुए कह रहा होता है ज़ॉम्बी वो सनफ्लावर को खा लो। और हमें दिखाते हैं जैसे ही वो ज़ॉम्बी सनफ्लावर को खाता है बाहर जो ली हाओ होता है उसका अटैक जैंग को लग जाता है। तभी जैसे वहाँ साथ से धुआं हटता है हमें दिखाते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर जैंग है उसे कुछ नहीं हुआ होता। ये देखने के बाद ली डरते हुए सोच रहा होता है ये तो इम्पॉसिबल है, एक अभी अभी ट्रांसफॉर्म हुए ज़ॉम्बी ने मेरे पूरे स्ट्रेंथ के अटैक को ब्लॉक कर लिया। तभी जैंग अपने मन में सोच रहा होता है जैसा कि मुझे लगा ही था जो प्लांट्स हैं वो ज़ॉम्बीज़ के खाने के लिए बने हैं और उनके खाने के बाद जितनी भी उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो सब ज़ॉम्बीज़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अगर मैं तुम्हें आसान शब्दों में बताऊँ तो अब ये भी मैं QI के फर्स्ट लेवल का ज़ॉम्बी बन गया। तब ये देखने के बाद ली हाओ डर जाता है और हमें जैंग को दिखाते जो कह रहा होता है इमॉर्टल बनने का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा लंबा है ना ली हाओ, लेकिन तुम्हें आधा साल लगा था QI के फर्स्ट लेवल को रीच करने में, तो तुम मेरी डिफेंस का कैसे ही ब्रेक थ्रू करते और अब ये मेरी बारी है। ये कहते हुए जैंग उसकी तरफ बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। तभी वो वापस कह रहा होता है थोड़ी देर में तुम मेरे पास होगे। तभी वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है ली हाओ मैं एक इमॉर्टल हूँ तुम मुझे नहीं मार सकते। तभी हमें जैंग को दिखाते जो एकदम से शॉक हो जाता है। तभी हमें पता चलता है जो ली हाओ है वो निपट चुका है। ये देखने के बाद जैंग अपने मन में सोच रहा होता है मैं इसे मानना नहीं चाहता था और वैसे भी अर्थ में जब भी कोई लोग ज़ॉम्बी बन के किसी को डराते थे तो ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होता था किसी की भी डेथ, लेकिन ये एक बच्चा है लेकिन कल्टिवेटर बनने के बाद तो इसका करेज जो है वो और भी कम हो गया है। अभी जैंग को सिस्टम का एकदम से मैसेज आता है कि एक डेड बॉडी डिटेक्ट हुई है और अपने आप ही कलेक्ट हो गई है। तभी हमें वो गेम के अंदर दिखाते हैं जहाँ पे जो ली हाओ होता है वो भी ज़ॉम्बी बन के आ गया होता है। तभी जैंग को सिस्टम का एक और मैसेज आता है कि उसे एक नया ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी ऑब्टेन्ड हुआ है और जिसके एट्रीब्यूट हैं वो सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। ये देखने के बाद जैंग खुश होते हुए कह रहा होता है जो ज़ॉम्बी इलस्ट्रेशन हैंडबुक है ये अपने आप ही कॉप्स को क्या कलेक्ट कर पाती है और अगर मैं गॉड्स और डीमंस के कॉप्स के पास चले गया तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तभी वो एक और चीज़ को देख रहा होता है कि जो ज़ॉम्बीज़ का एट्रीब्यूट है उसको वो अपने मेन ज़ॉम्बी में सिंक्रोनाइज कर सकता है। तभी वो जैसी जैसी करता है हमें दिखाते हैं उसका ज़ॉम्बी अपग्रेड हो जाता है और जो उस पर एक एट्रीब्यूट होता है वो इंफीरियर वाटर स्पिरिट रूट कहा जाता है। इसकी कल्टीवेशन होती है वो QI रिफाइनिंग के ग्रेट परफेक्शन लेवल पे आ जाती है। ये देखने के बाद वो खुश होते हुए सोच रहा मेरी बॉडी है वो स्टिफ नहीं है और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी फील हो रही है और अगर ऐसी बात है तो जो मेरा सिस्टम है सिंपली वो इन्विंसिबल है और मुझे किस टाइप का कल्टीवेशन करना चाहिए। तभी वो कह रहा होता है सबसे पहले मुझे एक छुपने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, उसके बाद प्लांट्स को लगाना होगा और उसके बाद मेरे ज़ॉम्बीज़ राइज होंगे। तभी हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो क्लिफ से नीचे उतर रहे होते हैं और जांग अपनी बहन से कह रहा होता है जांग क्वीन तुम इतने धीरे क्यों चल रही हो और वैसे भी आज रात तक हमें टाउन में पहुंचना है, उसके बाद हमें वहाँ सेटल डाउन भी होना है। तभी हम उसकी बहन को दिखाते जो रो रही होती है। ये देखने के बाद उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा हूँ मैंने तुमसे पहले भी कहा कि वो बस एक फेक डेथ थी और मैं वापस आ चुका हूँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती हो। तभी उसकी बहन रोते हुए कह रही होती है लेकिन तुमने अभी तक कुछ खाया भी नहीं और पिया भी नहीं है और तुम अभी तक थके भी नहीं हो, मेरा भाई ऐसा नहीं था। तभी हमें जांग को दिखाते जो अपनी बहन को समझाते हुए कह रहा होता है इसे डूबते हुए सूरज की आखिरी चमक कहते हैं और वैसे भी भगवान ने मुझे एक्सेप्ट नहीं करा इसलिए उन्होंने मुझे मेरी चमक को जारी रखने दिया
और अब मैं पहले से बेहतर हूँ। तभी अपने भाई के मुंह से ऐसी बहकी बहकी बातें सुनने के बाद उसकी बहन 3 कदम पीछे आ जाती है। तभी उसका भाई चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुमने वापस 3 कदम पीछे ले लिए, क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है? तभी थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जांग हमें बता रहा होता है, जैसे ही मैंने लियाओ को निपटा दिया था उसके बाद मैं अपनी बहन को डराने नहीं चाहता था, इसलिए बस मैंने उससे ये कहा कि मैं बस एक फेक डेथ का प्लान कर रहा था, उसे बस टीज करने के लिए। तभी ये सुनने के बाद हम उसकी बहन को दिखाते हैं जो उससे 5 कदम पीछे आने के बाद कह रही होती है, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी जांग उससे कह रहा होता है, मैं किसी को भी हार्म नहीं करता हूँ, और जो ली हाउ है उसे एकदम से वॉशरूम लग गई, इसलिए वो वॉशरूम करने अपने सेक्टर में गया है। ये सुनने के बाद उसकी बहन उस पर चिल्लाते हुए कह रही होती है, मुझे उस ग्रैंडमा का नाम बताओ जब हम छोटे बच्चे थे, जो हमें स्टीम बन खिलाती थी। ये सुनने के बाद हमारा जांग कंफ्यूज होते हुए सोचा होता है शायद से वो आंटी थी। तभी वहाँ से भागते हुए कह रही होती है, वो थी ग्रैंडमा, तुमने गलत बताया। सुनने के बाद जांग अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे तो ऐसी कुछ मेमोरी याद नहीं आ रही। तभी उसकी बहन उससे वापस पूछ रही होती है, जो हमारे पड़ोस में ग्रैंडपा थे वो सुबह कितने बजे उठते थे? ये सुनने के बाद जांग कह रहा होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा नींद नहीं आती, तो शायद से 4:30। ये सुनने के बाद तो चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुमने वापस गलत कहा, और उससे और सवाल पूछे जा रही होती है, जैसे तुम सबसे पहले इंजर्ड कहाँ हुए थे, तुम्हें कितने स्क्रैचेस आए थे, और क्लास बर्थडे में मैंने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया था। ये सुनने के बाद जांग की हालत खराब हो जाती है और तभी अपने मन में सोच रहा होता है, जो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर था यानी कि जांग, वो बहुत टाइम पहले ही मर चुका है। और अगर हम मॉडर्न मेडिकल्स के हिसाब से देखें तो जो इसकी ब्रेन सेल्स हैं वो पहले ही डेड हो चुके हैं, तो जो इसकी मेमोरीज हैं वो मैं कुछ भी नहीं देख पाऊंगा। तभी हमें उसकी बहन को दिखाते जो पेड़ के पीछे छुप के उसे रोते हुए देख रही होती है। तभी अपने मन में सोच रहा होता है, चलो फिर जो चीज़ मैंने इससे इनहेरिट करी है वो ये है। तभी हमें उसकी लाइफ की प्रीवियस मेमोरीज दिखाते हैं जो जांग अपने सिस्टम विंडो में देख रहा होता है, और हमें दिखाते हैं उसमें उसे एक मिशन मिला होता है जो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर था यानी कि जांग वाई। जब वो मर गया था तब वो अपनी बहन को अपने से दूर होने नहीं देना चाहता था। तो तुम्हें जांग वाई की बहन के लिए कोई अच्छी और स्टेबल जगह ढूंढनी होगी जहाँ तुम्हें उसे सेटल डाउन करना है, और इसके रिवॉर्ड के रूप में जो उसका ज़ॉम्बी होगा वो अपग्रेड होकर हेड गार्ड ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसके बाद वो आइटम्स भी इक्विप कर पाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, इससे उसकी मेन बॉडी की भी एट्रीब्यूट्स बढ़ेंगे। तभी हम उसकी बहन को दिखाते जो रोते हुए कह रही होती है, तुम मेरे से झूठ मत बोलो, मेरा भाई मर चुका है और मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम मेरे भाई की बॉडी के साथ मैस अप मत करो, मुझे बस उसे जलाने दो। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचा होता है, जांग भाई तुम बहुत ज़्यादा लकी थे, तुम्हारे पास इतनी अच्छी सिस्टर थी। तभी वो अपनी सिस्टर से कह रहा होता है, तुम्हारा भाई अब नहीं है जिंदा और मैं कोई और हूँ। ये सुनने के बाद उसकी बहन शॉक हो जाती है। तभी वो वापस कह रहा होता है, लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरे लिए एक टास्क छोड़ा था कि मुझे तुम्हें हमेशा खुश रखना है। ये सुनने के बाद उसकी बहन उस रोते हुए उससे गले लगाते हुए कह रही होती है, मुझे भी मेरे भाई के पास जाना है, मुझे उसे देखना है। लीजांग अपने मन में सोच रहा होता है, मैं सही में मर गया हूँ और लिन हाउ की बॉडी की वजह से मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल और मेरी बॉडी थोड़ी वार्म है, लेकिन मुझे कभी थकावट नहीं लगती, मुझे भूख भी नहीं लगती और मुझे नींद भी नहीं आती, और मैं भी रोना चाहता हूँ लेकिन रो नहीं पा रहा हूँ। तभी वो वापस सोच रहा होता है, जो मेरा हेड गार्ड है क्या वो मर जाएगा, और जो मेरे इमोशंस है क्या धीरे धीरे वो कोल्ड हो जाएंगे, और क्या मैं अर्थ में रिटर्न होने के बाद भी क्या जो मैं था मैं वही रहूँगा। तभी जांग आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, जान क्वीन ने नॉइस करनी बंद कर दी जब उसे उसके आंसर्स मिल गए। तभी हमें विलेज का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जांग कह रहा होता है, मैं अपने ओरिजिनल विलेज में नहीं जा सकता क्योंकि जो मेरा हाउस है वो लिन हाउ द्वारा पूरा खाली करा दिया गया था, और जो विलेजर्स है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अजीब सी बात होगी कि जो लिन वाई है वो वापस जिंदा हो गया है, और मैंने अपनी क्यूआई ज़ॉम्बी की मदद से एक दीवार को एक ही पंच में तोड़ दिया, और खाली 2 ही सेकंड लगे विलेज चीफ को ये बिलीव करने में कि मैं एक इमॉर्टल कल्टिवेटर हूँ। लेकिन मुझे उस दीवार को वापस बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, और हमें एक सीन भी दिखाते हैं जहाँ पे ली वापस वो वॉल बना रहा होता है। तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जांग कह रहा होता है, जो लिन हाउस से हमें जितना भी पैसा मिला था वो हमने विलेज चीफ को दे दिया, और उन्होंने प्रॉमिस करा कि वो जो मेरी छोटी बहन है उसे अडॉप्ट कर लेंगे। और हमें एक सेरेमनी भी दिखाते हैं जहाँ पे जो विलेज चीफ होता है उसने जो जांग की छोटी बहन है उसे अपनी बेटी की तरह अडॉप्ट कर लिया होता है। तभी हमें जांग और उस बुड्ढे को दिखाते हैं जो बुड्ढा कह रहा होता है, इमॉर्टल, ये अनएक्सपेक्टेबल है। तभी हमें जांग को दिखाते हुए कह रहे होते हैं ये एक्सेप्टेबल है। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जांग की बहन सो रही होती है, जांग उसे देखते हुए सोच रहा होता है, तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी, और वैसे भी जो मैंने तुम्हारे भाई को प्रॉमिस करा था वो मैंने पूरा कर दिया, और जो इमॉर्टल बनने का पाथ है वो बहुत लंबा है, और जब मैं फेमस हो जाऊँगा तब मैं तुम्हें वापस लेने आऊँगा। तभी हमें जाएंगे ज़ॉम्बी को दिखाते हैं जो अपग्रेड हो गया होता है, और उसमें एक नया फीचर आया होता है इक्विपमेंट स्लॉट करके, जहाँ वो अपने वेपन्स को रख सकता है और अपने ज़ॉम्बी को भी दे सकता है। तभी वो लिन हाउ की स्वॉर्ड अपने ज़ॉम्बी को देखते हुए कह रहा होता है, फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है तो इसे यही दे देते हैं। तभी हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा हूँ, पिछले 6 दिन से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और इस बार मैंने बहुत चीज़ें पाई हैं। तभी अपने सिस्टम विंडो में देखते हुए कह रहा होता है, जो मेरी पुरानी स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसकी मदद से मैंने 30 सनफ्लावर को ग्रो करा है, और आज 7वें दिन मेरे पास 32 स्पिरिचुअल एनर्जी हो चुकी है। चलो फिर ये टाइम आ गया है प्लांट्स को प्लांट करने का। तभी वो प्लांट्स को प्लांट करते हुए कह रहा होता है, मुझे और प्लांट्स को भी ग्रो करना चाहिए जिससे जो मेरी एबिलिटी होगी अटैक और डिफेंस की वो सब बढ़ेगी, और जो मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तभी वो प्लांट्स करते हुए कह रहा होता है,
सबसे पहले जो 2 रोज़ हैं उनमें मैं बीन ब्रदर्स को प्लांट करूँगा, उसके बाद 1 रो में मैं नट्स को प्लांट करूँगा और बची हुई रो में 4 ड्रॉप विंटर मेलन्स को ग्रो करूँगा। इसके साथ 2 स्वीट पोटैटो माइन्स भी होंगी और आखिरी में आयरन वाटरमेलन के साथ इसे ख़त्म करते हैं। और आखिरी में इन सबको मिलाने के बाद मेरे पास 5 तरीके के प्लांट्स हैं। अभी मेरे पास 3 स्प्लिट क्यूए बची हुई है जिससे मैं सनफ्लावर को प्लांट कर सकता हूँ। और जब मैं सनफ्लावर को प्लांट करता हूँ मेरे ज़ॉम्बी उन्हें खाने के बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं। अगर मैं तुम्हें आसान शब्दों में बताऊँ तो मुझे रोज़ 31 स्पिरिट क्यूआई मिलती है, जिसकी तुम अटैक पावर देखो तो वो फर्स्ट लेवल की क्यूआई रिफाइनिंग वॉरियर से 12 गुना ज़्यादा होगी। और ये मुझे मिलती है बीन ब्रदर्स की वजह से। और नट्स की मदद से मैं किसी भी 5th लेवल के क्यूआई रिफाइनिंग वॉरियर के 6 अटैक को रोक सकता हूँ। और इसके साथ ड्वार्फ विंटर मेलन की वजह से मैं 4 ऐसे अटैक कर सकता हूँ जिसकी जो स्ट्रेंथ होगी और डैमेज होगा वो 5th लेवल के क्यूआई वॉरियर जितना होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। चलो फिर जो लिनहाओ का बचा हुआ मिशन था उसे पूरा करते हैं। तभी अपनी सिस्टम विंडो में स्वाइप करते हुए कह रहा होता है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्त, तेरे मरने के बाद जो तेरे मिशंस है उनका रिबर्थ हुआ है। तभी हमें वो मिशन दिखाते हैं जो दिखने के बाद तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो वो मिशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो उनमें पहला ही मिशन होता है वो होता है ज़ेंग वाई और उसकी बहन को परेशान करना। और जो दूसरा मिशन होता है उसमें होता है उसे अपने ग्रास ब्रांचेस को अपने सेट में वापस ले जाना है। तीसरे मिशन में होता है उसे अपनी सीनियर सिस्टर के साथ हमेशा रहना है। चौथा मिशन ही होता है उसे अपनी दूसरी सीनियर सिस्टर के साथ भी हमेशा रहना है। पाँचवा मिशन ही होता है उसे अपनी तीसरी सीनियर सिस्टर के साथ भी। भाई इसको कितनी सीनियर सिस्टर चाहिए। और जो 6th मिशन होता है वो होता है कि उसे अपनी सीनियर सिस्टर लिन को सजेस्ट करना है कि उन्हें अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए। और जो 7वां मिशन होता है वो होता है कि उसे ज़ॉम्बी टाइड का सामना कभी भी नहीं करना। देखने के बाद जंग अपने मन में सोचा होता है ज़ॉम्बी टाइड ये क्या होता है, इसके बारे में तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। चलो इसे छोड़ो फिलहाल, पहले मुझे जेड स्पिरिट सेक्ट में जाना होगा और फिर उसके बाद मैं अपने आगे के प्लान बनाऊंगा। जांग एक स्क्रोल को देखते हुए कह रहे होते हैं, शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा चमक रहा है, शायद से सेक्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तभी वो एक डायरेक्शन की तरफ वो स्क्रोल करते हुए कह रहा होता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, शायद मुझे यहीं जाना चाहिए। तभी वो लिनहाओ की बॉडी में स्विच करते हुए कह रहा होता है। चलो फिर लिनहाओ की बॉडी में आने के बाद आगे देखते हैं क्या है। जैसे वो थोड़ा आगे जाते हैं हमें दिखाते हैं कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, डैम इट, यहाँ पे 2 हेडेड वुल्फ हाउंड्स हैं और इन्हें मानना तो इम्पॉसिबल है। तभी जैंग अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदे कौन है। तभी हमें नीचे 2 लड़कियों को दिखाते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा हाउंड्स ने घेरा हुआ होता है और उसमें से एक कह रही होती है, एरिया थोड़ी देर रुक जाओ। तभी दूसरी लड़की कह रही होती है, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई है। तभी हमें गोल्डन हेयर वाली लड़की को दिखाते हैं जो कह रही होती है, मेरी भी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म ही हो गई है और मैं खाली अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को 3 ही बार और यूज़ कर सकती हूँ। तभी दूसरी लड़की उससे कह रही होती है, तुम्हें थोड़ी देर इन्हें होल्ड करना होगा, जो हमारा मार्शल ब्रदर है वो थोड़ी देर में हम यहाँ आके हमें बचा लेगा। ये सुनने के बाद जंग अपने मन में सोचा होता है, एरिया ये तो लिनहाओ की सीनियर सिस्टर है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इनकी मदद से मैं इन मॉन्स्टर से आराम से डील कर पाऊंगा। तभी वो झाड़ियों से बाहर निकलने के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सीनियर सिस्टर मैं आपकी मदद करने के लिए आने के बाद उसकी सीनियर सिस्टर कह रही होती है, मदद आ गई। तभी हमें जांग को दिखाते हैं जिसके सामने एकदम से सिस्टम विंडो का एक मैसेज आता है कि एक यहाँ पे प्लांट्स के लिए कुछ मटीरियल डिटेक्ट हुए हैं जिसकी मदद से तुम इन्हें इवॉल्व कर सकते हो, तो क्या तुम इन्हें कलेक्ट करना चाहोगे। तभी जांग देखने के बाद जांग झाड़ियों के पीछे छुपते हुए कह रहा होता है, सीनियर सिस्टर 2 मिनट रुको, मैं कुछ इंस्ट्रक्शन देख रहा हूँ। और पीछे से हमें उसकी सीनियर सिस्टर दिखाते हैं जो उस पर चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुम हमारे पास ट्रिक्स प्ले कर रहे हो, हम तुम्हें मार देंगे। तभी जांग अपने सिस्टम विंडो में देख रहा होता है जिसमें मैसेज आ रखा होता है, क्या तुम इस मॉन्स्टर को अपने प्लांट को एब्जॉर्ब कराना चाहते हो। ये दिखने के बाद जांग उसे एब्जॉर्ब कराता है और हमें दिखाते हैं उसकी इवॉल्विंग प्रोसेस, और वो इवॉल्व होने के बाद बन जाते हैं स्पिरिचुअल सनफ्लावर ट्विन हेड। और जो इसकी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है वो डबल हो चुकी है। ये देखने के बाद जांग बिल्कुल खुश होते हुए कह रहा होता है, मेरा सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा। तभी वो वापस अपने सिस्टम विंडो में देखते हुए सोच रहा होता है, 2 हेडेड वुल्फ हाउंड और स्पिरिचुअल सनफ्लावर को मिक्स करने के बाद ये स्पिरिचुअल सनफ्लावर ट्विन में बदल गई। तभी वो सामने वुल्फ हाउंड को काउंट कर रहा होता है, 2 वुल्फ हाउंड मर गए और 6 भी जिंदा हैं। और अगर इन सबको मैं अपने प्लांट्स को अब्जॉर्ब कराऊँ तो जो उनकी प्रोडक्शन करने की एफिशिएंसी होगी वो डबल हो जाएगी। तभी वो आगे भागते हुए कह रहा होता है, सीनियर सिस्टर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आ रहा हूँ। तभी वो वुल्फ हाउंड्स को मार रहा होता है, पीछे से उसकी सीनियर सिस्टर कह रही होती है, जूनियर ब्रदर लिन ध्यान से। तभी हमें लिन को दिखाते जो एक मॉन्स्टर को पकड़ने के बाद कह रहा होता है, जरा मेरे चोक को तो देखो। और हमें मॉन्स्टर को दिखाते जो बेहोश हो गया होता है। तभी वो अपनी सीनियर सिस्टर से पूछ रहा होता है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैं मरे हुए मॉन्स्टर की बॉडी को ले लूँ। ये सुनने के बाद उसकी सीनियर सिस्टर कह रही होती है, तुम्हें देख कैसा लग रहा है, तुम्हें इनकी ज़रूरत है, चलो फिर तुम इन्हें ले लो। तभी वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है, आपको और मॉन्स्टर्स की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इन सबको मैं संभाल लूँगा। ये सुनने के बाद उसकी सीनियर सिस्टर कह रही होती है, लिन हाओ थोड़ा सेफ रहना। तभी वो आपस में बात कर रहे होते हैं, लिन हाओ के साथ आज कुछ ना कुछ तो दिक्कत है क्योंकि जो इसके स्टेप्स है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। तभी वो वापस कह रही होती है, आज लिन हाओ बिना डरे मॉन्स्टर से लड़ रहा है और यहाँ तक कि वो चिल्ला भी नहीं रहा। ये सुनने के बाद वो गोल्डन हेयर वाली बंदी कह रही होती है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो सीनियर सिस्टर, वो हमारे लिए ऐसी ब्लडी फाइट लड़ रहा है और वैसे भी आज तक मैंने उसे बहुत बुरा कहा है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ऐसे क्रिटिकल लाइफ एंड डेथ मूवमेंट पे वो हमारी मदद कर रहे हैं और जितने भी मार्शल ब्रदर्स होते हैं वो हमें छोड़ के चले जाते हैं अगर वो होते हैं। तभी वो वापस सोच रही होती है, जूनियर ब्रदर लिन तुम ऐसा कर सकते हो और अगर हम सेफली सेट में पहुंच गए तो मैं तुम्हें वो चीज़ प्रॉमिस करूंगी। तभी हमें लिन का सीन दिखाते जो मॉन्स्टर्स को मारते हुए कह रहा होता है, बढ़िया, मेरे पे नॉर्मल क्यूए रिफाइनिंग के फर्स्ट लेवल वॉरियर से 12 गुना ज़्यादा पावर है,
इसलिए मैं इन मॉन्स्टर्स को एक ही पंच पे मार दे रहा हूँ। तभी वो एक मॉन्स्टर को मारने के बाद उड़ाते हुए कह रहा होता है, बढ़िया, ये मेरा 9वां किल था और अब हम इसे एक दिन कह सकते हैं। तभी वो अपनी सीनियर सिस्टर से कह रहा होता है, चलो फिर वापस सेक्ट में चलते हैं, और हमें उसकी सीनियर सिस्टर को दिखाते हैं, जिनके से शॉकिंग रिएक्शन देखने के बाद वो कह रहा होता है, क्या हुआ, यहाँ पे और मॉन्स्टर्स हैं क्या? और हमें उसकी सीनियर सिस्टर को दिखाते हैं जो चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या ये वही लेना हुआ है? तभी दूसरी वाली कह रही होती है, तुम्हें और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी सीनियर ब्रदर आएंगे और वो हमारी मदद करेंगे। ये सुनने के बाद जंग अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, और कल्टिवेटर्स इतने वायलेंट नहीं होते क्या? और या फिर इन्हें ब्रीथ की वजह से पता चलता है अपने कॉन्ग्रेट के बारे में, या फिर मैंने कोई सेक्ट की टेक्निक का यूज़ ही नहीं करा, इसकी वजह से इन्हें पता चला। मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है वो ये है कि मैंने टाइम ट्रैवल करा है, और अगर इन्हें इस बारे में पता है तो मुझे इन्हें मानना होगा। लेकिन नोवेल्स में तो मैंने ऐसा देखा है, जो मेन कैरेक्टर होता है वो इनोसेंट पीपल को मारता ही नहीं है। तभी उसकी सीनियर सिस्टर उससे कह रही होती है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, इन मॉन्स्टर्स के तुम्हें दोनों सरों से डील करना पड़ता है, वरना तुम इससे मर जाओगे। और हमें जांग को दिखाते हैं जिसके एक हाथ को वही मॉन्स्टर ने काटा होता है। तभी वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे तो ऐसा लगा कि ये मेरे डिफेंस का ही ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है, मुझे तो पेन ही फील नहीं होता, इसका मतलब मुझे प्लेजर भी फील नहीं होगा। तभी हमें ऑथर एक नोट की मदद से बता रहा होता है, अब ये एक ज़ॉम्बी है तो इसे कोई पेन फील नहीं होगा, हावेवर इसे अब कोई प्लेजर भी फील नहीं होगा। तभी जंग रोते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, मॉर्टल बनने के लिए बहुत ज़्यादा पेन सहना पड़ता है, और इसके लिए तुम्हें सारी मोह माया का भी त्याग करना पड़ता है, और ये मेरा एक स्टेप आगे है उसकी तरफ, इसलिए बहुत ज़्यादा ओके है। तभी पीछे से उसकी सीनियर सिस्टर कह रही होती है, लिन हाओ क्या तुम ठीक हो? तभी वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, चलो फिर उस कुत्ते के कॉप्स को ठिकाने लगाते हैं। ये सुनने के बाद उसकी सीनियर सिस्टर कह रही होती है, वैसे भी तुम्हारे वॉर की लूट है, इसलिए जल्दी से इसे अपने स्टोरेज बैग में डाल लो, वरना इससे जो पावरफुल फिरोसियस बीस्ट है वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये सुनने के बाद दूसरी सीनियर सिस्टर कह रही होती है, हाँ, और यहाँ के जो बीस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ये देखने के बाद जंग अपने सिस्टम विंडो में देखते हुए सोच रहा होता है, सबसे पहले मुझे इन्हें मैनर में लगाना होगा, और वो जैसे उन्हें मैनर में लगाता है उसके बहुत ज़्यादा सनफ्लावर इवॉल्व हो जाते हैं। ये देखने के बाद वो खुश होते हुए कह रहा होता है, चलो फिर मुझे इसी एरिया से 9 स्पिरिचुअल एनर्जी मिलेगी रोज, और क्या इनके कोई रिलेटिव भी हैं? तभी पीछे से उसकी सीनियर सिस्टर उन्हें बुला रही होती है। ये देखने के बाद वो अपनी सीनियर सिस्टर से पूछ रहा होता है, क्या तुम अपने सेक्ट में नहीं जा रही हो? तभी उसकी सीनियर सिस्टर शर्माते हुए कह रही होती है, तो बस सच बताएंगे, हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है मॉन्स्टर से फाइट करते हुए, और इसी चक्कर में हमारे जो एलेक्सर हैं वो भी सारे खत्म हो गए, और मुझे थोड़ी भूख लग रही है। तभी उसकी दूसरी सीनियर सिस्टर कह रही होती है, जो वो बीस्ट थे उनकी जो कल्टिवेशन लेवल थी वो क्यों रिफाइनिंग लेवल की थी, इसका मतलब जो उनका मीट होगा वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो क्या तुम उन्हें हमें दे सकते हो? ये सुनने के बाद उनके मुंह पे मना कर देते हैं। तभी वो वापस उससे कह रहे होते हैं, हमें बस अपना पेट भरने लायक चाहिए। तभी उन्हें मना करते हुए कह रहा होता है, वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी। सुनने के बाद उसकी सीनियर सिस्टर अपना स्टोरेज बैग निकालते हुए कह रही होती है, चलो ठीक है, वैसे भी मैं पहले सीनियर ब्रदर के साथ एक थर्ड लेयर के बियर मॉन्स्टर को मारने गई थी, चलो फिर इसे हम तुम्हारी वेलकम पार्टी के तौर पे खाएंगे। तभी वो बियर मॉन्स्टर निकालते हुए कह रही होती है, मुझे इसका थोड़ा सा हिस्सा मिला था, लेकिन हमारे पेट भरने के लिए बहुत है। ये देखने के बाद जंग अपने मन में सोच रहा होता है, यह स्टोरेज बैग ये लिन हाउ पे भी था, लेकिन उसे पता ही नहीं था इसे कैसे खोलते हैं। तभी उसके सामने एकदम से सिस्टम विंडो का मैसेज आता है कि यहाँ पे प्लांट के लिए एक मटेरियल डिटेक्ट हुआ है, क्या तुम इसे कलेक्ट करना चाहते हो? तभी हम बियर मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो गायब हो जाता है। तभी उसकी सीनियर सिस्टर चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या हुआ, वो बियर मॉन्स्टर कहाँ गया? तभी वो लिन पे गुस्सा करते हुए कह रही होती है, जूनियर ब्रदर तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा दूर तक जा रहे हो। तभी जांग अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे हैंड तो बहुत ज़्यादा क्विक है, सीनियर सिस्टर मैंने कुछ भी नहीं करा, मुझे एक्सप्लेन करने दो। तभी एकदम से वो सब शॉक हो जाता है और हमें दिखाते हैं, यहाँ पे नीचे से एक ज़ॉम्बी का हाथ निकल रहा होता है। ये देखने के बाद उसकी सीनियर सिस्टर चिल्लाते हुए कह रही होती है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़ॉम्बी टाइड आ रही है, यहाँ से जल्दी भागो और जो सेक्ट है वहाँ के गैदरिंग प्लेस पे जाओ, और हमें जल्दी से जल्दी ये फॉर्मेशन से बाहर निकलना होगा अगर हमें सर्वाइव करना है। तभी हमें जांग को दिखाते जो ऊपर देख रहा होता है, हमें ऊपर एक बच्ची को दिखाते जो हवा में उड़ रही होती है, और जांग उसे देखने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है, ये बंदी। तभी अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए कह रहा होता है, बहुत ज़्यादा कूल है। तभी हमें वो लड़की को दिखाते जो एकदम से टेलीपोर्ट हो जाती है, और जांग अपने मन में सोच रहा होता है वो कहाँ की। तभी हमें उसके सीनियर सिस्टर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसी बेकार सी जगह पे नहीं मर सकते, एक ज़ॉम्बी टाइड में। तभी हम एक ज़ॉम्बी को दिखाते हैं जो उसकी सीनियर सिस्टर का एक पैर पकड़ लेता है। ये देखने के बाद जांग दौड़ते हुए कह रहा होता है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको बचा लूंगा। तभी अपने सिस्टम विंडो में कह रहा होता है, जल्दी से उस बियर और ब्रीमर को मिक्स करो, और हमें उसका सिंथेसिस करके एक नया मॉन्स्टर दिखाते हैं। ये देखने के बाद जांग गुस्सा करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, वो बियर इनकम्प्लीट था, इसलिए जो फुल ट्रांसफॉर्मेशन था वो हुआ नहीं। तभी हमें एक ज़ॉम्बी को दिखाते हैं जो उसकी सीनियर सिस्टर पर अटैक कर रहा होता है। ये देखने के बाद जांग गुस्सा करते हुए अपना नया अटैक यूज़ करता है, स्ट्रेंथ ऑफ बियर। तभी वो खुश होते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी अभी स्ट्रेंथ इतनी है कि मैं एक 3000 ईयर ओल्ड ट्री को बीच में से तोड़ सकूं। तभी हमें वो ज़ॉम्बी को दिखाते हैं जो उसके सीनियर सिस्टर का पैर पकड़ने का उसे हवा में फेंक देता है। तभी उसकी सीनियर सिस्टर चिल्लाते हुए कह रही होती है, मैं अभी स्काई में हूँ, मुझे बचाओ। तभी हमें जांग को दिखाते हैं जो नीचे आने के बाद सीधे उसके कैच कर लेता है। तभी उसकी सीनियर सिस्टर चिल्लाते हुए कह रही होती है, लिन हाओ अपने पीछे देखो, और हमें पीछे बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज दिखाते हैं। ये देखने के बाद जांग भागते हुए कह रहा होता है, जल्दी यहाँ से भागो, हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ से हम इस जगह का ब्रेक थ्रू कर सके। ये सुनने के बाद उसकी सीनियर सिस्टर कांपते हुए कह रही होती है, हम कहाँ जाएं, और अगर हम गलती से इस ज़ॉम्बी टाइड के बीच में आ गए तो? तभी उसकी दूसरी सीनियर सिस्टर की डायरेक्शन पता है जहाँ से हम यहाँ से निकल सकते हैं और जहाँ पे ज़ॉम्बी के ट्रेसेस भी नहीं है। ये सुनने के बाद जांग खुश होते हुए कह रहे होते हैं, चलो फिर हम वहीं से चलेंगे। तभी हमें रास्ते का सीन दिखाते हैं जहाँ पे 2000 ज़ॉम्बीज होते हैं।
तभी जांग उनमें से एक को मारते हुए कह रहा होता है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की। तभी वो दूसरे ज़ॉम्बी की नाक में उंगली डालते हुए कह रहा होता है, तू कहाँ देख रहा है। तभी वो एक ज़ॉम्बी के पेट में लात मारते हुए कह रहा होता है, तुझे क्या खाना है। तभी वो एक ज़ॉम्बी के भिलों में लात मारते हुए कह रहा होता है, तू कहाँ भाग रहा है, तू मेरे से बच नहीं सकता। तभी हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे उसकी सीनियर सिस्टर बहुत ज़्यादा थक गई होती है और वो पीछे से खुश होते हुए कह रहा होता है, इनसे बच के निकलना तो एक पीस ऑफ केक था, मुझे तो कुछ डैमेज भी नहीं आया। तभी उसकी सीनियर सिस्टर उसे शर्माते हुए कह रही होती है, जूनियर ब्रदर लेन, तुमने बॉडी आर्ट रिफाइनिंग को प्रैक्टिस करा है। तभी दूसरी वाली भी कह रही होती है, तुम्हारी वजह से शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम सर्वाइव कर पाए। तभी उससे चिपकते हुए कह रही होती है, जूनियर ब्रदर तुम फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और ये कहने की तो ज़रूरत ही नहीं कि तुम भी बहुत ज़्यादा यंग हो, इसलिए जो तुम्हारा फ्यूचर है वो लिमिटलेस है। तभी दूसरी उससे चिपकते हुए कह रही होती है, सीनियर सिस्टर ये कहना चाहती है कि हम किसी भी चीज़ से तुम्हें रिपे नहीं कर सकते। इसलिए ये सुनने के बाद जांग डरते हुए सोच रहा होता है, ये अच्छा नहीं है, अगर मैं इन्हें ऐसी शो करते रहा कि मैं इतना पावरफुल हूँ तो इन्हें जल्दी पता चल जाएगा कि मैं ज़ॉम्बी हूँ। तभी जांग एक्टिंग करते हुए कह रहा होता है, हाफते हुए कह रहा होता है, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सीनियर सिस्टर, इसलिए मुझे नीचे बैठना होगा और जो ईवल एनर्जी है वो मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रही है, इसलिए मुझे मेडिसिन चाहिए होंगी और ये बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है। तो सीनियर सिस्टर मैं क्या करूँ। ये सुनने के बाद उसकी सीनियर सिस्टर का मूड बन जाता है और वो कह रही होती है, अगर तुम्हें मुझे मना करना है तो सीधे सीधे कर दो। जांग लेटे हुए सोच रहा होता है, ये जो ट्रबल है अगर मैं लिनहाओ की मेमोरीज़ में देखूँ तो ये जो ज़ॉम्बी टाइड है ये एक हेवनली लॉर्ड की वजह से आई है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और इसके स्टेटस के बारे में। जो डिवीज़न है कल्टीवेशन रेलम में, जैसे मैं अभी क्यूआई में जा रहा हूँ ट्रेनिंग मेथड की वजह से, और फिलहाल मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है जो मेरी कल्टीवेशन में मदद कर सके। अभी बगल से एक बंदा आते हुए कह रहा होता है, यहाँ देख के लग रहा है मेरी तो जूनियर सिस्टर है और तुम्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम उन ज़ॉम्बीज़ से बच गई। ये देखने के बाद वो जूनियर सिस्टर खुश होते हुए कह रही होती है, ये तो सीनियर ब्रदर वांग है जो हमें बचाने के लिए आए हैं और ये एक बहुत बड़े जीनियस है जिनकी जो कल्टीवेशन है वो है क्यूआई लेवल के 3rd स्टेज की। ये देखने के बाद जांग अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये रीइंफोर्समेंट लेने नहीं गया था तो ये अकेले क्यों आ रहा है। लेन को देखने के बाद कह रहे होते हैं, जूनियर ब्रदर लेन तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन एक और बंदे को मारने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखने के बाद गोल्डन हेयर वाली लड़की डरते हुए कह रही होती है, सीनियर ब्रदर आप क्या कह रहे हो। अभी वांग एक डेविल स्माइल के साथ कह रहा होता है, तुमने जितनी भी हर्बल मेडिसिन कलेक्ट करी है वो सब मेरे को दे दो रिश्वत के रूप में, क्योंकि 3 दिन के अंदर ही मैं इनर सेक्टर में चले जाऊंगा और उसके बाद जो मेरे आउटर सेक्टर वाला स्टेटस है ये भी चला जाएगा। पागलों की तरह चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, क्या तुम्हें इन 2 शब्दों का मतलब पता है। इनर डिसाइबल इसका मतलब है बेटर रिसोर्सेज, हाई लेवल की टेक्निक्स और अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर से गाइडेंस। इसी तरीके से तुम कल्टिवेट कर पाओगे इमॉर्टल बनने तक। तभी उन दोनों के गर्दन पकड़ते हुए कह रहा होता है, तुम्हारे पास जितनी भी हर्बल मेडिसिन है वो अभी मुझे दो, इसके बाद मैं तुम्हें अपनी कॉक्यूबाइन बना दूँ। ये सुनने के बाद वो दोनों डरते हुए कही होती है, सीनियर ब्रदर हम हमेशा आपको एडमायर करते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करो, और हमने इतनी हर्बल मेडिसिन कलेक्ट करी है जिससे हमारा टास्क पूरा हो पाए, और अगर हमने एक सेक्ट में नहीं दिया तो जो सेक्ट है वो हमें बाहर निकाल देगा। तभी मैं जांग को दिखाते जो कह जो ब्रेक थ्रू है वो मेरे दरवाजे तक आ गया। तभी अपने सिस्टम को बुलाते हुए कह रहे होते हैं, जल्दी से मुझे एक सनफ्लावर दो। तभी वो सनफ्लावर खा रहा होता है। ये दिखने के बाद पीछे वांग शॉक हो जाता है। तभी वो अपने मन में सोच रहा होता है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी वो भी स्पिरिचुअल प्लांट से, ये तो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है और इतना हाई लेवल का, हेवन एंड अर्थ का ट्रेजर इसके पास कहाँ से आया। तभी उस पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये मेरे को दे और ये मेरी शुरुआत होगी इनर सेक्टर में जाने की। तभी हमें एक फनी सीन दिखाते हैं, जांग से कह रहा होता है ये मेरे को दे। तभी जांग कह रहा होता है अगर तुझे भूख लगी तो एक बाइट ले ले। तभी उसको चिढ़ाते हुए वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है मैं तेरे को नहीं दे रहा, और वैसे भी ऐसे इडियट कहाँ से आ जाते हैं जो मुझे खाने के टाइम पर परेशान। वहाँ से भाग जाते हैं और वो दोनों लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती है, अनबिलीवेबल सीनियर ब्रदर वांग हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। तभी दूसरी वाली कह रही होती है जो लेना हुआ है उसने हमें वापस बचाया और जो जिस डायरेक्शन में हो गया है वहाँ ज़ॉम्बी टाइट है। तभी दूसरी वाली कह रही होती है चलो फिर हम जल्दी सेक्ट में चलते हैं, वैसे भी लेना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो पक्का सर्वाइव कर लेगा। तभी हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ब्रदर वांग कह रहा होता है वो कहाँ गया। तभी पीछे वो ज़ॉम्बीज़ को देख रहा है और हमें पीछे जांग को दिखाते हैं जो उसकी तरफ आते हुए कह रहा होता है ओ इडियट तू कहाँ देख रहा है, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। हमें बता रहा होता है मुझे वापस जांग वाई की बॉडी में आना पड़ा क्योंकि जो सीनियर ब्रदर वांग है अगर मेरे हाउ की बॉडी में होता तो मुझे रिकॉग्नाइज कर लेते, और जितने भी ये ज़ॉम्बीज़ हैं इन सबको ऐसा ही लग रहा है कि मैं इनमें से ही एक हूँ। सीनियर ब्रदर वांग का सीन दिखाते हैं जो अपनी स्वॉर्ड निकालने के बाद जेड स्पिरिट स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद जांग अपने मन में सोच रहा होता है अगर ऐसी लाइट स्वॉर्ड मेरे पे भी होती तो मैं भी रात में चल लेता और मुझे भी कुछ डर नहीं लगता, लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है इसका जो एनर्जी कंजप्शन है वो कितना होगा। तभी उसको ऐसे फाइट करते हुए देखते हुए जांग कह रहा होता है ये कितना फ्यूरियस है। तभी हमें ब्रदर वांग का सीन दिखाते हैं जो सब मॉन्स्टर्स को मारते हुए कह रहे होते हैं जूनियर ब्रदर लेन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप सेफ हो और जितने भी ये ज़ॉम्बीज़ हैं इन सबको मैं बीच में से फाड़ रहा हूं। और हमें जांग को दिखाते हैं जो जमीन में लेटने के बाद रोते हुए सोच रहा होता है जो एक समझदार मैन होता है वो कभी भी इमीडिएट लॉस को सफ़र नहीं करता, और वैसे भी मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, बस मेरे शरीर को यहाँ पे लेटे हुए अच्छा लग रहा है। और वैसे भी जो जांग वाई है मैंने उससे प्रॉमिस करा है कि मैं इसी फेस की वजह से उसे फेमस करूँगा, इसलिए मैं उसे यहाँ इंजर्ड नहीं होने दे सकता। अभी हमें ब्रदर वांग का सीन दिखाते हैं जो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है यहाँ पर कुछ तो गलत है। जो लेन हाउ है वो एकदम से गायब हो गया। तभी वो अपनी एक टेक्निक स्विफ्ट स्टेप का यूज़ करते
करते हुए पेड़ पे चढ़ने की बात सोच रहे होते हैं। सबसे पहले ऐसी जगह जाओ जहाँ पे तुम आराम से मूव कर पाओ और सब कुछ देख पाओ, और अगर ये भी काम नहीं करेगा तो मेरे पास विड्रॉल करने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। तभी वो लिनहाओ पे गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं, तू कमीने लिनहाओ, ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा अगर तूने ओबीडियंटली वो प्लांट मेरे को नहीं दिया। अगर वो स्पिरिचुअल सनफ्लावर मेरे को मिल गया और मैंने उसे सेक्ट में दे दिया तो मैं आराम से बिना कोई दिक्कत के एल्केमी पवेलियन में डायरेक्टली चले जाऊँ। और यहाँ तक कि अगर मैं वहाँ एक हैंडीमैन भी बन गया तब भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक ज़ॉम्बी टाइड से लड़ने से तो ये ज़्यादा अच्छा ही होगा। इसे एकदम से कुछ सेंस होता है और वो कह रहा होता है वो स्पिरिचुअल सनफ्लावर यही है, और हमें जांग को दिखाते हैं जो स्पिरिचुअल सनफ्लावर लगाने की बात कह रहे होते हैं। जो सबसे बड़ी डिफेंस है वही ऑफेंस है, और देखते हैं तुम मेरे ब्रदर्स का सामना कैसे कर पाओगे। तभी वो जैसे वो स्पिरिचुअल सनफ्लावर को प्लान करता है, ये देखने के बाद वहाँ खुश होते हुए कह रहा होता है स्पिरिचुअल सनफ्लावर वहाँ पे। तभी वो वहाँ की तरफ साइड दौड़ते हुए कह रहा होता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद से लिनहाओ डरपोक था या फिर वो मर गया। वैसे भी इस चीज़ को छोड़ो, अब ये सनफ्लावर मेरा है। तभी उसे उठाते हुए वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है अब ये मुझे मिल गया तो अब ये मेरा है। तभी उसके सामने एकदम से पेड़ आ जाता है, ये देखने के बाद तो खुद भी शौक हो जाता है। तभी वो पेड़ होता है वो सीधे उसके मुंह पे खींच के लगता है और हमें दिखाते हैं वो पेड़ जांग ने मारा होता है, और जांग पीछे से चिल्लाते हुए कह रहा होता है जो डिसेबल्स को अबेंडन कर देना, वो भी तब जब वो लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में हो, उनसे हमेशा झूठ बोलना और लास्ट में उन्हें बीस्ट के हाथों मरवाने की कोशिश करना। एक इंसान के शरीर में एक बीस्ट का दिल है, और अगर तुम इमोर्टलिटी भी कल्टिवेट कर रहे हो उसके साथ तुम्हें अपने हार्ट को भी कल्टिवेट करना चाहिए, और जो मेरा लेक्चर है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तभी उससे वापस कह रहा होता है तुम हिल क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम्हें और सफ़र करना है। तभी हमें वांग को दिखाते हैं, असल में वो टपक चुका होता है। ये देखने के बाद जांग डरते हुए कह रहा होता है ये मर गया। तभी जांग के सिस्टम विंडो में एक और मैसेज आता है कि एक डेड बॉडी डिटेक्ट करी गई है और उसे कलेक्ट भी कर लिया गया है। ये सुनने के बाद जांग कह रहा होता है क्या मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, और जो ये सिस्टम है ये तो एक गॉडली स्किल सिस्टम है, वो भी उस बंदे के लिए जो एक मर्डरर हो, क्योंकि एक बॉडी को पूरा साफ कर देता है और जो इसके ट्रेसेस होते हैं वो भी नहीं बचते। तभी हमें वहाँ का स्टेटस दिखाते हैं जो इसमें जो उसका ज़ॉम्बी टाइप होता है वो ऑर्डिनरी होता है, और जो उसका एट्रीब्यूट होता है वो तो इंफीरियर रेट का फायर स्पिरिट रूट, और जो उसकी कल्टीवेशन है वो तो आपको पता ही है 3rd लेवल की क्यूए। और जो इसके मिशन है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जैसे पहला है उसे इनर सेक्ट में जाना है, और जो दूसरा है उसे ज़ॉम्बी से सर्वाइव करना है, और जिसका रिवॉर्ड है वो होगा एक न्यू प्लांट की स्पीसीज। ये देखने के बाद गुस्सा करते हुए कह रहा होता है देख कैसा लग रहा है, जो सेकंड मिशन है वो तो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक मरा हुआ बंदा वापस कैसे मर सकता। तभी जंग वांग के स्टोरेज बैग निकालते हुए कह रहा होता है जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो है ये स्टोरेज बैग। और जैसे ही जांग वो स्टोरेज बैग को खोलता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है स्पिरिचुअल स्टोन, जिन्हें देखने के बाद जांग कह रहा होता है इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी वीक है, इससे अच्छा तो मेरे सनफ्लावर का एक बाइट होता है। और उसे वहाँ एक मेंटल ट्रेनिंग बुक मिलती है जिसे देखने के बाद वो खुश हो जाता है। एक मिलता है उसे अगरबत्ती जैसी चीज़ जिसे सूंघते हुए वो कह रहा होता है इसकी स्मेल थोड़ी वियर्ड है, और हमें वहाँ बचे हुए बियर मॉन्स्टर को दिखाते हैं जिसे देखने के बाद वो कह रहा होता है इसे अपने प्लांट मॉन्स्टर में मिक्स करने के बाद जो मेरे बीन ब्रदर्स हैं वो कम्प्लीटली इवॉल्व हो जाएंगे। और हमें वहाँ वो हर्ब्स भी दिखाते हैं जिन्हें देखने के बाद वो कह रहा होता है अच्छा इससे मेरा मिशन भी पूरा हो जाएगा। और उससे आखिरी में वहाँ एक मैप मिलता है। तभी उन सब चीज़ों को कलेक्ट करते हुए कह रहा हूँ अभी मेरे पास इनफ स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ साथ स्किल्स भी और यहाँ तक कि मैप भी है। और जो मेरी ज़ॉम्बी बॉडी है वो तो तुम्हें पता ही है, उसमें भूख लगती है ना ही नींद आती है, तो चलो फिर मैं तब तक अपने ज़ॉम्बी के साथ ब्लेंड और कल्टीवेट करूँगा जब तक का मैं उस पॉइंट में ना पहुँच जाऊँ जहाँ पे हेवनली लॉर्ड को खुद बाहर आना। बिजांगो मैप निकालते हुए सोच रहा होता है सबसे पहले जो मैप में पॉइंट करी गई है जगह मैं वहाँ जाऊँगा, और हमें दिखाते हैं उस मैप में जो पॉइंट करी होती है वहाँ पे लिखा होता है ये 2 हेडेड वुल्फ्स की केव है। तभी जांगा में बता रहा होता है ये यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। बिजांग केव के अंदर जाने का होता है अपने मन में सोच रहा होता है जब भी मैं स्पिरिचुअल सनफ्लावर का एक बाइट लेता हूँ वो हल्की सी लाइट छोड़ता है। तभी गलती से वो अगरबत्ती को निकाल लेता है और उसे देखते हुए सोच रहा होता है मैंने गलती से गलत चीज़ निकाल ली। तभी वो अगरबत्ती अपने आप जलने लग जाती है और वो सामने देखने के बाद डर रहा होता है जांग, और हमें दिखाते हैं सामने बहुत ज़्यादा 2 हेडेड वुल्फ हाउंड्स होते हैं जिन्हें देखने के बाद जांग कांपते हुए कह रहे होते हैं तुम लोग मेरे को देख के इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। तभी जांग मन में सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ तो गलत है, और जैसे वो अगरबत्ती को ऊपर करता है वो वुल्फ हाउंड्स ऊपर देख रहे होते हैं, और जैसे साइड करता है वो सारे साइड को चले जाते हैं। तभी वो अगरबत्ती को पीछे फेंक देता है और सारे वुल्फ हाउंड पीछे को भागने लग जाते हैं। ये देखने के बाद जांग अपने मन में सोच रहा होता है जिस बंदे को मैंने मारा वो बिल्कुल भी अच्छा बंदा नहीं था, क्योंकि उसने जो ये वुल्फ हाउंड्स है इन्हें हमारी तरफ अट्रैक्ट करा, जिससे जो हमारी सीनियर सिस्टर है वो मर जाती और जितनी भी वेल्थ है वो उसके पास आ जाती। तभी वो सारे वुल्फ हाउंड्स को मारते हुए उसे गाली देते हुए कह रहा होता है तू कमीने। तभी हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जांग अपनी सिस्टम विंडो में देखते हुए सोच रहा होता है जो मेरी 5 रोज़ हैं स्पिरिचुअल सनफ्लावर की वो इवॉल्व होकर होगी है स्पिरिचुअल सनफ्लावर ट्विन में, और मैं पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं प्रैक्टिकली कल्टीवेट करूँ कैसे, क्योंकि जो ये बेसिक कल्टीवेशन मेथड है ये मेरे को समझ ही नहीं आ रही। तभी जांग कल्टीवेट करते हुए सोच रहा होता है जो मेरे स्पिरिचुअल सनफ्लावर है वो रोज़ मुझे 60 स्पिरिट क्यूआई देते हैं, और जो एक है वो मुझे नेचुरली मिलती है, और अगर मैं इसका टोटल करूँ तो मेरे पास रोज़ 61 स्पिरिट क्यूआई है। और अगर मैं अपने स्किल्स को सीनियर ब्रदर वांग की मेमोरीज से कंबाइन कर दूँ तो मुझे क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज समझ आ रहा है। जैसे कि क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज में तुम्हें अपने क्यूआई को रिफाइन करना होता है और इसके टोटल 9 लेवल होते हैं, लेकिन तुम्हें फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल में जाने से पहले कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करने होते हैं जिससे तुम फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जा पाओ। और अगर मैं नेचुरल स्पिरिचुअल एनर्जी को
स्टैंडर्ड कर दूँ, यानी कि अगर तुम फर्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो क्यों है रिफाइनिंग तो तुम्हें एक नेचुरल स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए होगी, और अगर तुम्हें सेकंड लेवल पे जाना है तो तुम्हें दो चाहिए होगी। ऐसे ये डबल होते रहेंगे जैसे तुम लेवल का ब्रेक थ्रू करते जाओगे। और अगर तुम कल्टीवेशन करके इमॉर्टल बनने के पाथ पे चल रहे हो तो तुम्हें जो सबसे पहला काम करना है वो है अपनी स्पिरिचुअल रूट को फाइंड करना, क्योंकि इसकी वजह से तुम वर्ल्ड को सेंस कर पाते हो। और ये ऑब्वियस है, जितना हाई लेवल का तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट होगा ये उतना ही होगा कि तुम्हारा एट्रीब्यूट ज़्यादा होगा। जैसे कि जो सबसे लोअर लेवल है स्पिरिचुअल रूट का वो है इंफीरियर, उसके बाद आता है मीडियम, उसके बाद हाई, और जो सबसे बढ़िया स्पिरिचुअल रूट माना जाता है वो है सुपीरियर। और इन सब चीज़ के ऊपर बहुत तरीके के इमॉर्टल टैलेंट्स भी होते हैं और डिवाइन बॉडीज़ भी होती है। और जो हेवन एंड अर्थ होता है वो इन्हें देखता रहता है और इनकी डेस्टिनी में ही होता है कोई भी सेक्ट का सेक्ट मास्टर बनना, तभी जंग वापस कह रहा होता है। लेकिन मेरे केस में सब कुछ अलग है। मुझे जितने भी मरे हुए ज़ॉम्बीज़ हैं उनको कलेक्ट करने के बाद ज़ैंग वाई की बॉडी से सिंक्रोनाइज़ करना पड़ता है। लेकिन इस जो बॉडी की सबसे बड़ी कमी है वो ये है, जो ज़ैंग वाई की बॉडी है वो अपने आप कल्टीवेट कर ही नहीं सकती। लेकिन ये मेरा सबसे बड़ी कमी नहीं हो सकती, तभी वो ज़ॉम्बीज़ को देखते हुए सोच रहा होता है जो ज़ैंग वाई है वो कब का मर गया, और जो ये ज़ॉम्बीज़ हैं वो भी अपने में से मुझे एक ही समझ रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा अगर ये बात पावरफुल पीपल्स को पता चली। उन्हें अगर ये पता चला कि मैं मरा हुआ बंदा वापस जिंदा हो गया तो इस बार वो मेरा पाउडर बना देंगे। तभी डर के मारे बैठते हुए सोच रहा होता है जो सीनियर ब्रदर वांग थे वो भी कुछ मेथड ढूंढ रहे थे जिसकी वजह से जो उनका इंफीरियर स्पिरिचुअल रूट है वो रिप्लेनिश हो पाए। उन्होंने इसके लिए यहाँ तक कि किसी को मारने की भी कोशिश करी और उससे मैरो क्लिंजिंग पिल और ब्लड एक्सचेंज करने की भी कोशिश करी। और उन्हें ऐसा लगा जो सेक्ट है उसे ज्वाइन करने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा लेजेंडरी मैजिकल मेडिसिन मिली। जंग अपने सिस्टम विंडो में देखते हुए सोच रहा होता है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होता अगर मैं खुद ही अपने सिस्टम की मदद से मार्शल मेडिसिन बना पाता कोई प्लांट की मदद से, उसे बाद में बेचता भी। तभी वो ज़ॉम्बी इलस्ट्रेशन हैंडबुक को खोलता है और वो सीनियर ब्रदर का मिशन देख रहा होता है वांग वाले। तभी हमें पता चलता है जो उसका सेकंड मिशन होता है जिसमें उसे ज़ॉम्बी टाइड से सर्वाइव करना होता है वो पहले ही कंप्लीट हो गया होता है। तभी वो खुश होते हुए हमें बता रहा होता है जो सेकंड मिशन था वो पहले ही कंप्लीट हो गया क्योंकि अब जो ब्रदर वांग है वो भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं, इसलिए और ज़ॉम्बी उन्हें कुछ करते ही नहीं। और जो सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो यूजलेस नहीं होते, और जो इनका रिजल्ट है वो भी क्लियर है। अगर मैं ब्रदर वांग के और जो ज़ांग वाई है उन दोनों के मिशन देखूँ तो ये सब एक ही चीज़ से रिलेटेड है, वो है इनर सेक्ट में ज्वाइन करने से। तभी ये कहते हुए केव से बाहर निकल जाता है और हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाते हैं। एक बच्चे को 3 जनों ने बहुत बुरी तरीके से मारा होता है और वो उससे कह रहे होते हैं हमने तुमसे पहले भी कहा अपने फादर की एक यहाँ पे ले आओ, और हमने तुम्हें इतने ज़्यादा चांस भी दिए, क्या तुम अभी भी वो नहीं लाओगे। और हमें वो बच्चे को दिखाते जो जस्ट बनने वाला होता है। उसी के पास जंग उसके सर पे हाथ रखते हुए कह रहे होते हैं ये होपलेस है, तुम्हारी जो इंजरीज हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। और ऐसे मेरे वर्ल्ड में भी हुआ था जहाँ पे 3 दोस्तों ने एक टीचर को बहुत मार मार के निपटा दिया था। तभी वो गुस्से में आते हुए कह रहा होते वहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ मैं इन लोगों को इसकी प्राइस पे करने पे मजबूर करूँगा। और हमें वो सामने वाले बंदे को दिखाते जिसने सब करा होता है, वो उस पर चिल्लाते हुए कह रहे होते अगर तुम पे स्किल्स हैं तो यहाँ थोड़ी देर के रुको, मैं अपने अंकल को बुलाता हूँ। और हमें जांग को दिखाते जो उसका फेस पकड़ने के बाद उसके फेस की पूरी स्किन उतार देते हैं और वो बंदा दर्द के मारे कर्रा रहा होता है। तभी जांग उसके हाथ से शफल लेने के बाद एक दूसरे बंदे की मुंडी उड़ा देता है, और जो लास्ट तीसरा बंदा बचा होता है वो डर के मारे अपने घुटनों पर आते हुए कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था। ये सुनने के बाद जांग उससे कह रहा होता है तुझे ये नहीं पता था कि तू गलत था, लेकिन अब तुझे ये पता है कि तू मरने वाला है। ये कहते हुए उसके साइड पे एक स्लैश लगा देता है और उसका घुटना छिल देता है। तभी उस बंदे के पास आते हुए कह रहा होता है जो मर गया है मैंने इन लोगों को पनिशमेंट दे दी जो ये डिजर्व करते थे, लेकिन ये अभी भी इनफ नहीं होगा, क्या तुम अभी भी जिंदा हो। और हमें वो बंदे को दिखाते जो मर गया होता है। ये देखने के बाद जंग उसकी आंखें बंद करने के बाद उसके पास में बैठ जाता है। तभी सिस्टम विंडो में मैसेज आता है यहाँ पे एक डेड बॉडी डिटेक्ट हुई है, क्या आप उसे कलेक्ट करना चाहोगे। तभी हमें जांग को दिखाते जो कलेक्ट कहता है और वो जो मुर्दा होता है वो वापस उठने लग जाता है। और सिस्टम विंडो का एक और मैसेज आता है जो इस बॉडी का ओरिजिनल नाम था वो आइडेंटिफाई हो रहा है। तभी हमें वो बंदे को दिखाते जो कांपते हुए कहता है वांग फेंग, और हमें इसका नाम पता चलता है जो होता है वांग फेंग, और ये बहुत खतरनाक तरीके से आगे को देख रहा होता है। विजंग उसकी बॉडी चेक करते हुए सोच रहे होते हैं मुझे एक फ्रेश रिसेंटली डिकेड बॉडी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो मेरी डिस्कवर होने की प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तभी वो बंदे को देखते हुए सोच रहे होते हैं 3 दिन हो गए, मेरे लिए किसी भी बंदे को मारना इम्पॉसिबल था, और ज़ॉम्बी टाइड में अगर कोई बंदा आ भी जाए तो उसे बचाना लगभग नामुमकिन था। तभी वो बंदे से कह रहे होते हैं तुम तो मॉरिटी की बात करो ही मत, तुम एक बीस्ट हो। और जो सीनियर ब्रदर थे उनके मैप में जो एक और बियर था वो भी यहीं आसपास होगा ऐसा लिखा था, तो मैं तुम्हें एक बेट की तरह यूज़ करूंगा। तभी हमें वो बियर मॉन्स्टर को दिखाते जो बंदे को पीछे में से फाड़ रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है मेरी मदद करो, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए स्लेव भी बन सकता हूँ। तभी हमें वो बियर मॉन्स्टर को दिखाते जो उसे जस्ट मारने ही वाला होता है। तभी वो चिल्लाते हुए कह रहे होते जब मैं गोस्ट बन जाऊंगा तभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें जांग को दिखाते जो वांग फेंग की सिस्टम विंडो में स्टेटस देख रहे होते हैं। तभी हमें उसका ज़ॉम्बी टाइप पता चलता है जो ऑर्डिनरी है, और जो उसका एट्रीब्यूट है वो है मीडियम ग्रेड का फायर स्पिरिट रूट,
और जो उसकी कल्टीवेशन है वो उसने अभी शुरू ही नहीं करी। और जो उसका मिशन है, जो पहला मिशन है वो है तो इसे विलेज को छोड़ना है, और जो दूसरा है इसे रीडिंग करना सीखना है, और जो इसका रिवॉर्ड है वो इसे एक डेड प्लांट मिलेगा। ये देखने के बाद सांग अपने मन में सोच रहा होता है कितना ग्रेट बच्चा था, इसने तो मेरे लिए कोई मिशन ही नहीं छोड़ा अपने मरने से पहले। तभी वो पेड़ से छलांग मारने के बाद बेयर मॉन्स्टर के एक सर में मारता है टपली, और हमें सिस्टम विंडो में दिखाते हैं जिसमें वही मैसेज आ रहा होता है, यहाँ पे एक डेड बॉडी डिटेक्ट हुई है, क्या आप उसे कलेक्ट करना चाहोगे। जिसे देखने के बाद जांग कह रहा होता है मुझे ये नहीं चाहिए, इसे जमीन में गाड़ देता हूँ। तभी हमें जेट स्पिरिट सेक्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक लड़की कह रही होती है अगला बंदा हो, किसी को देखने के बाद उससे कह रही होती है तुम कौन हो। तभी हमें पता चलता है हमारा मेन कैरेक्टर जैंग है, और वो वाइनफेंग वाले वर्जन में आते हुए कह रहे होते हैं मैं 13 साल का बच्चा हूँ जो यहाँ सेक्ट ज्वाइन करने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे इमॉर्टलिटी पानी है। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सारे बच्चे को काउंट करने के बाद कह रही होती है इस बार हमारे जेट स्पिरिट सेक्ट में टोटल 56 बच्चे आए हैं, लेकिन तुम में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्योर लक के दम पे आए हैं या फिर अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। और एक चीज़ याद रखना, अगर वहाँ पे 100 मॉडल है तो मुश्किल से 3 ही मॉडल ऐसे होते हैं जो आगे मॉडल बनने की कल्टीवेशन कर पाते हैं, और उनमें से भी जो सुपीरियर क्वालिफिकेशन के होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। चिल्लाते हुए कह रही होती है हाउएवर कल्टीवेशन टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता, तुम पिल भी रिफाइन कर सकते हो और टूल्स भी बना सकते हो, और सबसे ज़रूरी चीज़ तुम्हें कल्टीवेशन करते हुए अपने माइंड और दाव को भी कल्टीवेट करना है, और यही सही बात है कल्टीवेट करना। खुश होते हुए अपने मन में सोच रही होती है इस सेक्ट में मुझे आए हुए 3 साल हो गए हैं और फाइनली अब ये मेरी बारी है मॉर्टल्स के सामने अपनी पावर का शो ऑफ करने की। और किसने ही सोचा होगा ज़ॉम्बी एकदम से आएगी जिसकी वजह से जो एल्डर्स हैं उन सबको इधर उधर मॉनिटर करने जाना पड़ेगा, और अभी उनमें से कोई यहाँ है भी नहीं। तभी वो एक बच्चे से कह रही होती है यहाँ पे आओ, इसके बाद तुम्हें सेक्ट में जाना होगा, वहाँ तुम्हें 3 असाइनमेंट मिलेंगे और सबसे पहले इस शटल को देखो मेरे। तभी ऊपर से एक बुढ़ा चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्रेन से यहाँ पे रुको अभी, और जैसे ही वो बुढ़ा नीचे आता है ये देखने के बाद वो लड़की उसे ग्रीट करते हुए कह रही होती है टीनर डिसेबल वांग येलिंग एल्डर माँ को ग्रीट करती है। तभी वो बुढ़ा कह रहा होता है इस साल जितने भी बच्चे आए हैं उनमें से किसी के पास भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन है ही नहीं, मैं तो चाहूँगा इन सब बच्चों को यहाँ से बाहर निकाल। ये सुनने के बाद ये लिंग चिल्लाते हुए कह रही होती है एल्डर माँ जो हमारी ब्रांच है जेड स्पिरिट सेक्ट की वो 100,000 माउंटेन पे है, और वैसे ही यहाँ मैन पावर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और हर साल यहाँ बहुत ज़्यादा बंदे आते हैं असेसमेंट लेने के लिए। ये सुनने के बाद जो एल्डर माँ होते हैं वो सीरियस फेस बनाते हुए कह रहे होते हैं जब भी ज़ॉम्बी टाइड वापस आएगी जितने भी ट्रूप्स होंगे वो मेन सेक्ट में वापस चले जाएंगे, और क्या तुम चाहते हो जो हम उस टाइम पे जो हमारा मेन सेक्ट है वो सारे मीडियोकर टैलेंट से भर जाए और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगी। ये एल्डर में अपनी पावर की मदद से कुछ बच्चों को उड़ाने के बाद साइड में रख देते हैं। ये देखने के बाद येलिंग कह रही होती है फाउंडेशन बिल्डिंग की सीक्रेट आर्ट। तभी एल्डर माँ कह रहे होते यही बच्चे हैं जिन्हें तुम्हें देखना है। तभी हमें एक शॉट को दिखाते जो हवा में उड़ रही होती है, सीधे एल्डर माँ के सामने आके गिरती है। तभी पीछे से आवाज़ आ रही होती है एल्डर माँ आप सेक्ट की एंट्री के टाइम पे ज़्यादा नॉइस नहीं कर रहे हो, और वैसे भी मॉर्टल लॉर्ड से आपको कितने ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। सुनने के बाद एल्डर माँ कह रहे होते एल्डर्स डिसाइबल स्वॉर्ड पवेलियन की जांग जुई उसका यहाँ कोई भी काम नहीं है, लेकिन स्वॉर्ड पवेलियन यहाँ पे कुछ कर सकता है। ये सुनने के बाद हमें जांग जुई को दिखाते जो कह रही होती है मैं यहाँ अपने पवेलियन मास्टर के सब्स्टिट्यूट के तौर पे आई हूँ, और एल्डर माँ को ऐसे देख के लग रहा है कि वो ऑफिशियल बनने के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए, और वैसे भी जो सारे मॉर्टल्स हैं आप उनके ऊपर हो, एक ट्रांसेंडेंट हो, और तुम इन बच्चों के लिए चीज़ें मुश्किल क्यों कर रहे हो। तभी हमें येलिंग को दिखाते जो उसे ग्रीट करते हुए कह रही होती है एल्डर सीनियर सिस्टर को मैं ग्रीट करती हूँ। तभी हमें एल्डर माँ को दिखाते जो गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं बस इसलिए कि तुम स्वॉर्ड पवेलियन के जो लॉर्ड है उनकी डिसाइबल हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक एल्डर की डिसरिस्पेक्ट करने की, और वैसे भी तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी बातों से कंसर्न। ये सुनने के बाद जुई कह रही होती है सहमति, वैसे भी मैं स्वॉर्ड पवेलियन की डिसाइबल हूँ तो मेरा काम ही है लोगों को करेक्ट पाथ पे ले जाना, और मैं यहाँ पे इनजस्टिस होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तभी अपनी स्वॉर्ड से उतरने के बाद फाइट के लिए प्रिपेयर होते हुए वापस अपनी स्वॉर्ड का हाथ में बुला लेती है। ये देखने के बाद एल्डर माँ गुस्सा करते हुए कह रहे होते बहुत बढ़िया, अब मैं ऐसा एक्ट करूँगा कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और मैं तुम्हारी जितनी भी तुमने प्रोग्रेस करी है आधे साल में अपने कल्टीवेशन में वो चेक करूँगा। तभी मैं जांग को दिखाते जो आराम से कोने बैठते हुए तरबूज खाते हुए सोच रहे होता है वो यहाँ पे एक डायरेक्ट डिसाइबल है मेन सेक्ट के स्वॉर्ड पवेलियन की, वो भी लड़ने वाली है एक करप्ट एल्डर से, वो भी ब्रांच का। चलो देखते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, चलो लड़ो लड़ो। तभी वो सीनियर सिस्टर यांग के पास जाते हुए कह रहे होते हैं येलिंग सॉरी सीनियर सिस्टर क्या आप इस पर कोई कमेंट्री नहीं करना चाहोगे। ये सुनने के बाद उसकी सीनियर सिस्टर कह रही थी कमेंट्री तुम इससे क्या कहना चाहते हो। हम खुश होते हुए उसे परेशान करते हुए कह रहे होते हैं सीनियर सिस्टर यहाँ पे एक साइड पे है सेक्ट के एल्डर और दूसरी साइड पे है राइजिंग स्टार, इन दोनों की कल्टीवेशन लेवल क्या है, इनकी स्किल्स क्या है, क्या वो अच्छी भी है, और इनके कितने नंबर के विनिंग और लॉसेज हैं, ऐसी करके उसे परेशान कर रहे होते हैं। ये सुनने के बाद उसकी सीनियर सिस्टर गुस्सा करते हुए कह रही होती है तू इडियट तू मेरे को ट्रीट कर रहा है एक कमेंटेटर की तरह, और यहाँ तक कि तूने तो अभी तक एंट्रेंस टेस्ट भी पास नहीं करा। तभी मैं जांग को दिखाते जो एकदम से खड़े होने के बाद चिल्लाते हुए
हुए कह रहा होता है जो एल्डर माँ का इमोर्टल मैजिक है वो वंडरफुल है और जो सीनियर सिस्टर है उनका जो नेचुरल टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा है और सब लोग ये पाना चाहते हैं। ये सुनने के बाद एल्डर माँ और जूही कह रहे होते हैं हमने अपना फूल खुद ही बना लिया। तब ये मैं जूही को दिखाते जो अपनी स्वॉर्ड वापस रखते हुए कह रही होती है जो ह्यूमन के ड्रेसेस होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे जो बादल होते हैं वो स्काई में घूमते रहते हैं बिना किसी जड़ों के। और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी पीपल्स के बीच में यहाँ एक ट्रू ड्रैगन भी छुपा हुआ है और इन मामूली लोगों के बीच में हम ऐसे फाइट नहीं कर सकते तो चलो फिर इन सबको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये सुनने के बाद एल्डर माँ कह रही होती जूही तुम बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हो और जेडी स्पिरिट के साथ बहुत ज़्यादा लकी है कि उनके पास तुम्हारा जैसा डिसाइबल है और जो सो कॉल्ड होली लैंड है उनके जो सन और डॉटर्स है वो भी तुम्हारे सामने ज़्यादा कुछ नहीं है। तभी हमें वो बुद्धि को तरफ इशारा करते हुए कह रहे होते जो ये अज्ञानी बच्चा है इसका स्वभाव बहुत ज़्यादा बुरा है और मुझे इस चीज़ का डर लग रहा है अगर ये इमोर्टलिटी के पाथ पे चला तो ये सब जगह टेरर फैलाएगा और एक ऐसा डीमन बन जाएगा जिसे सब लोग मारना चाहेंगे। तभी हमें जूही को दिखाते जो आगे बढ़ते हुए कह रही होती है तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास कुछ ना कुछ टैलेंट होगा तो मेरे पास आओ। तभी मैं जांग को दिखाते जो उसे देखने के बाद सोच रहे होते ये कितनी लंबी है, ये कम से कम 175 सेंटीमीटर की होगी जो मेरी ओरिजिनल बॉडी की सेम हाइट है और क्या सेट का खाना अच्छा होगा। तभी हमें जूही को दिखाती जो सीधा उसके गर्दन पकड़ते हुए तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज और जो तुम्हारा मीडियम फायर स्पिरिट रूट है उसका एट्रीब्यूट इतना भी बुरा नहीं है लेकिन तुम बहुत ज़्यादा डीप ब्रेथ क्यों ले रहे हो और तुम्हारी बॉडी को देख के लग रहा है तुम बॉडी ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो लेकिन जो तुम्हारी पल्स है वो बहुत ज़्यादा वीक है। तभी जांग अपने मन में सोच रहा होता है जो वांग फेंग की बॉडी है मैंने इसे इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म कर लिया था इसकी वजह से जो इसकी बॉडी कंडीशन है वो भी वार्म है और इसे इतना आसानी से कोई नोटिस नहीं कर सकता। तभी जांग अपने हाथ खड़े करने के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ जब मेरी मदर 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी मेरे फादर ने मुझे बाहर निकाल दिया क्योंकि वो मेरे साथ कार्ड्स खेलना चाहते थे और मैं इतनी जल्दी बॉर्न हो गया इसलिए मैं अच्छे से ग्रो नहीं हो पाया और मैं बचपन से वीक हूँ और स्किनी हूँ और एक दिन मैं क्लिफ के नीचे खेल रहा था और वहाँ मुझे एक चमकता हुआ प्लांट्स मिला और मैंने उसे खा लिया और जैसे मैंने उसे खाया मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तब ये सुनने के बाद एल्डर माँ कह रहे होते हैं इसे देख के लग रहा है इसे अनएक्सपेक्टेड काउंटर हुए थे और ये सन ऑफ डेस्टिनी है। तभी ये सुनने के बाद जूही उससे कह रही होती है सबसे पहले तुम अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मेरे पे करो। तभी मैं जांग को दिखाते जो सीधे उसका हाथ पकड़ने के बाद अपना अटैक करते हुए कह रहा होता है टर्न अराउंड शोल्डिंग थ्रो। जैसे वो दोनों टच होने वाले होते हैं ये देखने के बाद वो गुस्सा कर रही होती है जूही तभी उसके पीछे लात मारते हुए कह रही होती है तुम एल्डर माँ के साथ ट्राई करो। तभी हमें जांग को दिखाते जो सीधे उस एल्डर माँ के सामने गिरता है और कहता है चलो फिर मैं इनके साथ ही ट्राई करता हूँ। तभी हमें एल्डर माँ को दिखाते जो उससे कह रहे होते हैं तुम पे जितनी भी स्ट्रेंथ है उन सबसे मेरे पे अटैक करो और उसके बाद मैं देखूंगा अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो मैं तुम्हें एक हैंडीमैन बना दूंगा। ये सुनने के बाद जांग उससे कह रहा होता है रियली अगर मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आपको अटैक करूँ तो मुझे डर लग रहा है कि आपको चोट लग जाएगी। ये सुनने के बाद पीछे वो दोनों लड़कियां एल्डर माँ का मजाक उड़ाते हुए कह रही होती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं एल्डर माँ तुमसे भी हाई लेवल की है और वो अपनी लेवल तुम्हारे बराबर करेंगे ही नहीं। तभी हमें जांग को दिखा दीजिए अपने मन में सोच रहा होता है चलो फिर मुझे भी जानना है मेरे पे कितनी स्ट्रेंथ है इस ब्लो में अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा। और हमें जांग को दिखाते जो अपने हाथ में पूरी स्ट्रेंथ गैदर करते हुए सोच रहा होता है मैं अपने 3rd लेवल की क्यूआर रिफाइनिंग वाले ज़ॉम्बी का इस्तेमाल करूंगा और 10 बीन ब्रदर्स का और 2 ब्रूड बियर्ड्स का और सबसे ऊपर 2 पोटैटोस। तभी जांग पंच मारते हुए सोच रहा होता है ये पंच मेरी इमॉर्टलिटी को पास उसके पंच को अपनी तरफ आते हुए देख के एल्डर माँ कह रहे होते तुम अभी बहुत ज़्यादा यंग हो लेकिन तुम मुझे कैपेबल लग रहे हो तो चलो अपनी स्ट्रेंथ पूरी मुझे दिखाओ। तभी हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखा जहाँ पे येलिंग उससे कह रही होती है लिटिल ब्रदर मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ। तभी उसके कान में बता रही होती है जो एल्डर माँ है वो एक पावरफुल पर्सन है फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज की और अगर तुमने उस पर कोई भी अटैक करा तुमने गुस्सा दिला दिया तो जो तुम्हारा फ्यूचर है वो सेक्ट में कभी बन ही नहीं पाएगा। तभी ये सुनने के बाद जूही उससे कह रही होती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जो एल्डर माँ है वो इतने भी नैरो माइंडेड पर्सन नहीं है और अगर उन्होंने कोई दिक्कत भी करी तो तुम मेरे स्वॉर्ड पवेलियन में आ जाए खुद ही पर्सनली तुम्हारी अपोलॉजी उनके पास ले जाऊंगी। तभी ये सुनने के बाद जांग कह रहा होता है आपके कंसर्न के लिए शुक्रिया सीनियर सिस्टर। जांग अपने मन में सोच रहा होता है वैसे भी मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी ज़ॉम्बी टाइड में अपनी मेन बॉडी को छुपा दिया है और जब भी मेरा कोई डेंजर से एनकाउंटर होगा तो मैं एक होल करने के बाद उसमें छुप जाऊंगा और इन्हें मैनिपुलेट करने के बाद अपनी मेन बॉडी के पास चले जाऊंगा। लेकिन जो ये ज़ॉम्बी टाइड है इसका कॉज जो है वो मेरे टाइम ट्रेवल से रिलेटेड है और पक्का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेट बेनिफिट्स होंगे ज़ॉम्बी टाइड में। वरना तुम खुद ही सोचो जो मेन सेक्ट होगा वो अपनी परमानेंट ब्रांच यहाँ पे क्यों ही खोलेगा और मैं वही लड़कियों को यहाँ वापस देख पा रहा हूँ जब जो ज़ॉम्बी ब्रेक आउट हुआ था वो तब भी थी। तभी जांग वापस अपना पंच मारते हुए सोच रहा होता है इस पंच में मैं अपनी सारी पावर लगा दूंगा और मुझे वरी होने की कोई ज़रूरत बस अपना बेस्ट ट्राई करना है। चलो फिर ये मेरा पंच आया और हमें वो बुढ़े को दिखाते जो सोच रहा होता है मुझे हेवन एंड अर्थ के बारे में सब कुछ पता है मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी वो एकदम से शॉक हो जाता है और जो वो सीनियर सिस्टर्स होती है वो भी शॉक हो जाती है। जो जांग का पंच होता है वो बुढ़े के टच होने से पहले ही रुक जाता है। तभी हमें पता चलता है वहाँ पे एक ट्रेजर होता है लेकिन तभी वो ट्रेजर जल्दी टूट जाता है और जो जांग की शॉक वेव होती है पंच की वो पीछे भी निकल रही होती है। ये देखने के बाद जो शॉक होते हुए कह रही होती है जो इस पंच की पावर थी वो मिड लेवल की क्यों रिफाइनिंग लेवल वाले बंदे जीतती थी और जो यंग मैन है इसकी जो फिजिक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हमें येलिंग को दिखाते जो शॉक होते हुए कह रही होती है मैं सही में अंधी तो नहीं होगी जो एल्डर माँ है उनका ताओस वेपन टूट गया। तभी मैं जांग को दिखाते जो इसे देखते हुए सोच रहे होते हैं क्या यही स्ट्रेंथ है एक एल्डर की, मैं तो इसे यहाँ तक कि हिला भी नहीं पाया। तभी हम एल्डर माँ को दिखाते जो खांसते हुए कह रही होते हैं ये इतना बुरा नहीं था और देख कैसा लग रहा है जो तुमने एलेक्सर कंज्यूम करा था उसने तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करा है। तभी हमें एल्डर
माँ को दिखाते जो मन में सोच रहे होते हैं कांपते हुए। वो टेरिफाइंग पंच मेरी तरफ आ रहा था, मैं तो ऊपर से नीचे तक हिल गया था, यहाँ तक कि मेरा ट्रेजर भी उसे नहीं रोक पाया। और जो मेरा ट्रेजर था उसे तो मैं वापस भी बना लूंगा, लेकिन जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो इतनी थी कि वो एक 5th लेवल के क्यूआई वॉरियर के अटैक को आराम से रोक सकता था। तभी वो ईजान के कंधे में हाथ रखते हुए कह रहे होते, यंग मैन, अगर तुम्हारे जेड स्पिरिट सेट को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें 3 असाइनमेंट पूरे करने होंगे, जिसमें से पहला है तुम्हारी क्वालिफिकेशन चेक होगी, और जो दूसरा है उसमें तुम्हारे कैरेक्टर को चेक करेंगे, और जो थर्ड है, जब वो जैसे ये बोल ही रहा हो तभी जुई कह रही होती है, एक ऐसा दिल जो दाव की तलाश करता हो। तभी उसके पास आते हुए कह रही होती है, यंग मैन, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्वॉर्ड पवेलियन में ले सकती हूँ, और जो स्वॉर्ड पवेलियन के एल्डर है वो मेरे मास्टर है। तभी उससे वापस कह रही होती है, मैं अपने मास्टर के बिहाफ में तुम्हें एक डिसेबल की तरह एक्सेप्ट कर सकती हूँ, और मेरे पास पूरी अथॉरिटी है कि मैं तुम्हें कल्टीवेशन में गाइड कर सकूँ, और जब टाइम आएगा तब तुम मुझे सीनियर सिस्टर भी कह पाओगे। ये देखने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैं ऐसी रेगुलर असाइनमेंट देते रहा तो फिजिकल एग्जामिनेशन में इन्हें रिवील हो जाएगा कि मैं एक मरा हुआ बंदा हूँ, और अगर मैं ऐसे ही खड़े रहूँ तो ये अपने आप ही मुझे जल्दी डिसेबल एक्सेप्ट कर लेंगे। तभी हमें पीछे से ये लिंक को दिखाते जो चिल्लाते हुए कह रही होती, जल्दी सीनियर सिस्टर को एग्री करो। तभी वो कांपते हुए अपने मन में सोच रही होती है, जो सीनियर सिस्टर है वो हमेशा अकेले रहती हैं, और वो आज एक मॉडल को अपना जूनियर ब्रदर बना रही हैं। उनका जो टैलेंट है वो अनपैरेलल्ड है। हमारी सीनियर सिस्टर जुई तभी वो नए बच्चों को देखते हुए सोच रही होती है, एक इग्नोरेंट बच्चे को कैसे समझ आएगा कि जो ये इन्विटेशन है वो कितना वैल्यूबल है। तभी हमें जुई के बचपन के बारे में बता रही होती है। जब जुई पैदा हुई थी तब एक बहुत बड़े पर्पल स्टार ने पूरे स्काई को कवर कर लिया था, और अर्थ से प्योर क्यूआई एनर्जी निकल ली थी, और वो सीधे सीनियर सिस्टर की डांटियांस में स्टोर हुई। नेचुरल क्यूआई रिफाइनिंग, वो भी इनेट प्योर क्यूआई के साथ उनकी डांटियांस में। और यहाँ तक कि उनका एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए हमारे सेट के एल्डर्स ने उन्हें ज़बरदस्ती 10 साल तक क्यूआई की कल्टीवेशन कराई, वरना वो जो स्काई है वहाँ गायब हो जाती। तभी वो गुस्सा करते हुए सोच रही होती है, सीनियर सिस्टर यहाँ इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंटिंग हो रही थी, और एक तो ये भी है यहाँ ज़ॉम्बी टाइड को वो मारने के लिए भी आई थी। सुनने के बाद पीछे वो अच्छी बात कर रहे होते हैं, क्यूआई रिफाइनिंग तो सबसे लोएस्ट स्टेज होती है, और कोई क्यूई खुद को 10 साल तक क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पे ही रखेगा। ये सुनने के बाद ये लिंक चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम खुद ही समझ जाओगे जब तुम क्यूआई रिफाइनिंग के स्टेज से स्टार्ट करोगे। तभी ये क्यूआई के बारे में बता रही होती है, जो नेचुरली फ्लो करता है हेवन एंड अर्थ के बीच में, और इसका कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, और अगर तुम्हें इसे खुद के लिए यूज़ करना है तो तुम्हें इसे अपने स्पिरिचुअल रूट की मदद से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कराना होगा। और जो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं वो होते हैं 5 एलिमेंट के स्पिरिचुअल रूट्स, जिसकी मदद से जो 5 एलिमेंट होते हैं उसकी एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कुछ स्पेशल रूट्स भी होते हैं जिसकी मदद से तुम कुछ स्पेशल पावर को कल्टीवेट कर सकते हो, जैसे जो हमारी सीनियर सिस्टर है उन पे है इनेट पर्पल क्यूआई। और यहाँ तक कि एक बार एक पावरफुल गोल्डन कोर कल्टीवेटर जब अपने वेपन को रिफाइन कर रहा था वो सीनियर सिस्टर के पास आया था 2 मिनट के लिए, क्योंकि जो सीनियर सिस्टर की स्वॉर्ड है जिंगजाई स्वॉर्ड वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और उसकी मदद से वो अपने से कुछ ज़्यादा हायर रैंक वाले एनिमीज को भी मार सकती है। और ऐसा कहा जाता है जो इनेट स्पिरिचुअल क्यूआई है वो तुम्हें गाइड करता है फाउंडेशन बिल्ड करने में। तभी जुई उससे कह रही होती है, ठीक है जूनियर सिस्टर, मैं तुम्हें बाद में कल्टीवेशन के बारे में बहुत कुछ बताऊंगी। तभी वो जांग के पास आते हुए कह रही होती है, जूनियर ब्रदर तुमने इसके बारे में क्या सोचा है। तभी हमें जांग को दिखाते जो उससे दूर आते हुए कह रहे होते हैं, सीनियर सिस्टर अगर मैं स्वॉर्ड पवेलियन में ज्वाइन करूंगा तो क्या ज़्यादातर मुझे स्वॉर्डमैनशिप ही सीखने को मिलेगी। तभी हमें एल्डर माँ को दिखाते जो तुम्हारी बातें खत्म होगी क्या, तुम्हें ऐसा देख के लग रहा है कि तुम एल्डर को सीरियसली नहीं ले रहे हो, और मेरे लिटिल फ्रेंड हम दोनों को यहाँ किस्मत ने मिला है। तभी हमें जुई को दिखाते जो एक टेक्निक निकालते हुए कह रही होती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें यहाँ किस्मत नहीं मिला है, तो मैं तुम्हें ये देना चाहूँगी। वैसे भी तुम्हारे पास फायर स्पिरिट रूट है, ये तुम्हारी मदद करेगा, और ये है एक एडवांस बॉडी टेम्पटिंग टेक्निक जिसका नाम है फ्लेम क्लेम क्यूआई स्वेलोइंग। ये देखने के बाद एलन चिल्लाते हुए कह रहे होते, हाँ तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो जुई, वैसे भी मुझे ये टेक्निक चाहिए थी। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे मैं भी लर्न करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी होती है कोर फॉर्म करने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और तुम इसे ऐसे ही देना चाहती हो। तुम्हें देख कैसा लग रहा है, तुम स्वॉर्ड पवेलियन में एक और जीनियस को ऐड करना चाहती हो जिससे जो तुम्हें रिसोर्सेस है वो और ज़्यादा मिले। तब और गाइस इसको मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, जो ये टेक्निक है इसकी मदद से जो आपकी कल्टीवेशन की स्पीड होगी वो बेसिक टेक्निक से 5 गुना ज़्यादा होगी, और इससे आपका गोल्डन कोन फॉर्म करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जांग को दिखाते जो टेक्निक लेते हुए कह रहे होते हैं, सीनियर सिस्टर आप बहुत ज़्यादा जेनरस हो, और वैसे भी जो हाई लेवल की टेक्निक्स होती हैं वो पहले ही बिक जाती हैं, तो उसको रिफ्यूज़ करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तभी हमें यंग लिंग को दिखाते जो रोते हुए कह रही होती, मैं वो क्यों नहीं थी जिससे वो एलेक्सर मिलता है, जिससे मैं अपनी बॉडी को और स्ट्रॉन्ग कर पाती, और वैसे भी जो लक होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट होता है हार्ड वर्क से। भी खून की उल्टी करते हुए कह रही होती, मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इतनी ज़्यादा जेलसी होना है, इसकी वजह से जो मेरा माइंड और मेरा दाव हार्ट है वो बिल्कुल अनस्टेबल हो गया। तभी हमें एल्डर माँ को दिखाते जो जांग को बुलाते
चिढ़ाते हुए कह रहे होते हैं, लिटिल फ्रेंड तुम्हारे कपड़े देख के ऐसा लग रहा है जो तुम्हारी फैमिली है उसके लिए जीना इतना आसान नहीं है, तो मैं तुम्हें भरोसा देता हूँ अगर तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन करो तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा वेल्थ, इसके साथ मैजिक वेपन और लास्ट में कनेक्शन पूरी दुनिया में, और जो तुम कल्टीवेशन होगी वो पूरी फ्री होगी। ये देखने के बाद जंग अपने मन में सोच रहे होते हैं तू यूजलेस मास्टर। विजंग उसके मुंह पे कह रहे होते क्या मैं एल्डरमा से पूछ सकता हूँ कि वो कौन से पवेलियन में। तभी हमें येलेंग को दिखाते हैं जिसके मुंह से पूरा पानी आ जाता है। तभी उस पर गुस्सा करते हुए कह रही होती है क्या तू मुझे इतना गुस्सा देना चाहता है कि मैं तुम्हें मार दूँ। और वैसे भी जो सीनियर सिस्टर है उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, अगर तू डिसिप्लिन को हटा दे। और वैसे भी काउंटलेस प्रोटेजीज होते हैं वो सीनियर सिस्टर के सामने बो करते हैं कि तू अभी भी ये मौके को छोड़ना चाहता है। तभी वो सीनियर सिस्टर की तरफ उसका चेहरा करते हुए कह रही होती है जल्दी हाँ के। तभी हम एल्डर माँ को दिखाते जो कह रहे होते मैं वेपन रिफाइनिंग पवेलियन से हूँ। तभी ये सुनने के बाद जांग सोच रहा होता है चलो फिर मैं वेपन रिफाइनिंग पवेलियन में जाऊँगा। तभी वो सीनियर सिस्टर से कह रहा होता है मैंने अपनी चॉइस कर ली तो एल्डर माँ मुझे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एडवाइस देना। तभी हमें येलिंग को दिखाते जो उससे कह रही होती है हाँ पहले तो हेजिटेट कर रहा था सीनियर सिस्टर के साथ जाने के लिए, लेकिन तूने जो बाद में चॉइस करी है बाद में तो इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होगा। तभी वो ये सुनने के बाद कि वो एल्डर माँ के साथ जा रहा है वो खून की उल्टी करते हुए पीछे गिर जाती है और कह रही थी क्या तो एल्डर माँ को चॉइस कर रहा है। और हमें एल्डर माँ को दिखाते जो खुद भी शौक हो जाता है। तभी हमें जुई को दिखाते जो ये सुनने के बाद कह रही होती है तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों करा, मुझे इसका कॉज जानना है। तभी जांग उससे कह रहे होते हैं सीनियर सिस्टर अगर मैंने आपको इसके बारे में बताया तो क्या आप ये टेक्निक मुझसे वापस तो नहीं लोगी। ये सुनने के बाद जुई कह रही होती मैं उस तरह की पर्सन नहीं हूँ तो जल्दी बोल लूँ। तभी मैं जांग को दिखाते जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा होता है क्योंकि सीनियर सिस्टर एक बैड टीचर है। ये सुनने के बाद जुई गुस्सा करते हुए कह रही होती है तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि मुझे लोगों को टीच करना नहीं आता। जांग उसे शांत कराते हुए कह रहा होता है आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं सीनियर सिस्टर, मैं तो बस इतना पूछ रहा था जो आपने मुझे टेक्निक दी है इसका जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट है क्या मैं सिखा सकता हूँ। ये सुनने के बाद जुई उससे कह रही होती है मैंने तुम्हें वो पहले दे दिया एक गिफ्ट के तौर पे तो अब वो तुम्हारा है। तभी हमें जांग को दिखाते जो सुनने के बाद कह रहे होते चलो फिर सब जने मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ो। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो सब उस चैप्टर को पढ़ने के बाद बैठ गए होते नीचे और ये देखने के बाद जुई कंफ्यूज हो रही होती है। फिर जांग वो टेक्निक वापस जुई को देते हुए कह रहा होता है सीनियर सिस्टर क्या पहले आप एक बार इसके इंट्रोडक्शन चैप्टर को देखना चाहोगी। ये सुनने के बाद जुई उस पर गुस्सा करते हुए कह रही होती है तुमने मेरे से पहले भी कहा कि मुझे लोगों को टीच करना नहीं आता, तो चलो फिर अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि इसे कैसे स्टार्ट करते हैं। तभी वो टेक्निक के बारे में बताते हुए कह रही होती है अगर तुम्हें अपने क्यूआई को रिफाइन करना है तो नेचुरली तुम्हें सबसे पहले इसे कंट्रोल करना सीखना होगा और इसके बाद तुम्हें अपने क्यूआई की शुरुआत करनी है डांटियान सी से जिसे तुम्हें पास कराना होगा 36 मेजर एक्यू पॉइंट और 72 स्मॉल एक्यूपंक्चर पॉइंट से, जिसके बाद तुम्हें इसे कनेक्ट करना होगा अपनी फ्लेम टेक्निक के एंट्री इमेज से और 3 दिन इसके लिए काफ़ी हैं। तभी हमें जांग को दिखाते हुए ये सुनने के बाद कह रहे होते 3 दिन सीनियर सिस्टर आप सही में जीनियस हो। तभी वो और लोगों से पूछ रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कितना टाइम लगेगा। तभी ये सुनने के बाद येलिंग कह रही होती है मुझे लग रहा है मुझे 1 महीना लगेगा। ये सुनने के बाद जांग कह रहा होता है ये हमारी सीनियर सिस्टर जिन्हें 30 दिन लग जाएंगे एंट्री लेवल तक पहुंचने। तभी हमें एल्डर माँ को दिखाते जो कह रहे होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पीपल होते हैं जनरेशन टू जनरेशन में, और वैसे भी जो मेरी कल्टिवेशन है वो है फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल, तो मुझे लग रहा है मुझे कम से कम 7 दिन लग ही जाएंगे। तभी ये सुनने के बाद जुई कह रही होती है इसमें इतना मुश्किल क्या है। तभी वो गुस्सा करते हुए कह रही होती है जब तक का तुम्हारा बॉडी और हार्ट और माइंड यूनाइट रहेंगे तो जो तुम्हारा माइंड है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा स्पिरिट में, और जो तुम्हारा माइंड है वो तुम्हारी बॉडी के इधर उधर घूमेगा। इसी टाइम पे जो तुम्हारी इनर हेवन एंड अर्थ होगा वो अपीयर होगा, और जो तुम्हारा बॉडी और माइंड होगा वो यूनाइट हो जाएंगे। इसी को तुम्हें 3 दिन तक रिपीट करना है, जिसके बाद तुम्हारी बॉडी प्रोटेक्टिंग फ्लेम शेडो है वो कंडेंस हो जाएगी, और जो तुम्हारी टेक्निक है वो थोड़ी बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी। ये सुनने के बाद जांग कह रहा होता है मुझे कुछ समझ नहीं आया, और जो यीलिंग होती है वो कह रही होती है सीनियर सिस्टर ये थोड़ा बहुत मुश्किल है, और हमें एल्डर माँ को दिखाते जो कह रही होती है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इस तरीके से, तो क्या हमें ड्राइंग पे डिपेंड होना चाहिए। ये सुनने के बाद जुई गुस्सा करते हुए कह रही होती है इसमें इतना डिफिकल्ट क्या है। तभी जांग कह रहा होता है सीनियर सिस्टर आप ऐसी बहुत ज़्यादा जीनियस हो तो आप हमारे जैसे ऑर्डिनरी बंदों की डिफिकल्टी कैसी समझोगी कल्टीवेशन करने में। एल्डर माँ की बड़ाई करते हुए कह रहा होता है जो एल्डर माँ है वो हमारी तरह है, इसलिए वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल टीचर है, और हम एल्डर माँ को दिखाते जो खुश होते हुए कह रहे होते हैं हाँ ये सही कह रहा है। तभी जांग अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं सीनियर सिस्टर के साथ गया तो वैसे भी वो वर्ल्ड को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा ज़्यादा है कि मुझे और लोगों से भी मिलना पड़े। और अगर मैं एल्डर माँ के साथ गया तो वैसे भी वो वेपन रिफाइनिंग पवेलियन के हैं जो क्लोज है मेडिकल रिफाइनिंग पवेलियन से, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। और इसके साथ मेरा एक मिशन भी कंप्लीट हो गया, और हमें दिखाते हैं जांग का एक मिशन कंप्लीट हो गया होता है जिसके रिवॉर्ड के रूप में उसे एक नई प्लांट स्पीशीज मिली होती है, और जैसे जांग उसे ड्रॉ करता है हमें दिखाते हैं उसे मिला होता है डेवोरिंग फ्लेवर, और इसकी जो एबिलिटी है वो ये है कि ये रोज एक एनिमी को डाइवोर करेगा, और जो इसकी डाइजेशन की स्पीड होगी वो उसके ग्रेड पे डिपेंड होगी, और जैसे ये ग्रेड हो जाएगा तो मैं इसे बता दूंगा इवॉल्व के क्या कर रहे हैं। तभी जांग खुश होते हुए कह रहा होता है चलो फिर ये मेरा 7वां प्लांट है। तभी वो एकदम से कहते हैं यहाँ पे एक दिक्कत है, और हमें दिखाते हैं जहाँ पे उसकी ओरिजिनल बॉडी होती है जांग वाली
वो एकदम से शॉक हो गई होती है और हमें ऊपर दिखाते हैं जहाँ पे एक बोट हवा में उड़ रही होती है। ये देखने के बाद जांग सोच रहे होते हैं क्या है एक डिजास्टर है, और हमें नीचे एक भुट्टे को दिखाते हैं, ये भुट्टा ही है। तभी वो भुट्टा सीधे ऊपर को लॉन्च होता है और हमें दिखाते हैं जो वो फ्लाइंग बोट होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी ये देखने के बाद जांग डरते हुए कह रहे होते हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी वो जमीन में गड्ढा करने के बाद चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं जल्दी से 10 स्पिरिचुअल सनफ्लावर को खाओ और 10 नट्स को, और हमें दिखाते हैं जांग ने खुद को 10 आलू से कवर कर लिया होता है। तभी वहाँ पे एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है और वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया होता है और हमें जांग को दिखाते हैं जो डर के मारे सोच रहा होता है क्या इस वर्ल्ड में भी न्यूक्लियर वेपन एग्जिस्ट करते हैं। तभी वो वहाँ से उठने के बाद आगे बढ़ रहा होता है। तभी हमें एक बर्ड को दिखाते हैं जो सीधे ऊपर से नीचे गिरती है, जिसे देखने के बाद जांग सोच रहा होता है ये पहले ही मर गई है। तभी ये खुश हो रहा होता है मेरे डेवोरिंग फ्लावर के बारे में। तभी वो डेवोरिंग फ्लावर को बुलाता है और कहता है इसे जल्दी डेवोर करो, और जैसे ही डेवोरिंग फ्लावर से डेवोर करता है जांग को एक सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आती है कि उसने एक फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल वाले स्ट्रेंज बर्ड को खाया है जिसका जो एट्रीब्यूट था वो फायर था। ये देखने के बाद जांग खुश होते हुए कह रहे होते क्या अनएक्सपेक्टेड गेन था। तभी वो वांग को बुलाता है और कह रहा होता है सबसे पहले अपने ज़ॉम्बी की मदद से आगे के कोर एरिया को चेक करूंगा। तभी हमें वांग को दिखाते हैं जो उसकी डेड बॉडी आके जाके चेक कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक बच्ची दिखती है, वही जो पहले दिखी थी जांग को।